ओके, अस्सलाम वालेकुम। सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो हमारा सेशन है इट्स अबाउट द डेवऑप्स कैरियर। डेवऑप्स कैरियर रेवोल्यूशन जो है फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। इट्स माय ट्रेनिंग प्रोग्राम एज वेल, बट हम लोग को इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मॉडिफाई हुई हैं, चेंज हुई हैं, ऐड हुई हैं डेवऑप्स के अंदर बिकॉज ऑफ एआई। तो हम लोग जो है वो इसको भी डिस्कस करेंगे और ट्राई करेंगे कि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो मैं ले सकूं, ताकि आप लोगों के कैरियर के अंदर अगर कोई डेवऑप्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, कैरियर को लेकर कंफ्यूजन है कि हम लोगों को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, क्या क्लाउड कंप्यूटिंग डेवऑप्स का पार्ट है या नहीं है, कुछ बहुत सारी कंफ्यूजन और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लोगों से यही जो है मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग जो है वो अपनी सारी कंफ्यूजन मुझसे जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं। बिकॉज आई एम एक्सपर्ट, आई एम वर्किंग ऑन अ क्लाउड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, फ्रॉम अ डेवऑप्स फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। तो आप लोग का ये जो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे, जितने ज़्यादा आप लोग अपनी जो है वो कंसर्न्स क्यूरीज जो है वो डिस्कस करेंगे, इट विल बी गुड। सो मसरूर सबको म्यूट भी कर लो और मेक श्योर कि सब म्यूट रहें, ताकि हम लोग जो है वो जब मैं अलाउ करूँगा क्वेश्चंस, फिर आप लोग जो है वो क्वेश्चंस मुझसे ज़रा कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। माय नेम इज़ सैयद उस्मान अहमद एंड आई एम करंटली वर्किंग एज अ प्रिंसिपल डेवऑप्स कंसल्टेंट। आई हैव मल्टीपल क्लाउड एंड एज वेल एज द क्यूबरनेटी सर्टिफिकेशंस एज वेल। मुझे तकरीबन 11 ईयर्स हो चुके हैं मैं आईटी इंडस्ट्री में काम करते हुए, और एज अ डेवऑप्स मुझे तकरीबन 6 ईयर्स हो चुके हुए हैं। बिकॉज आई हैव स्टार्टेड माई कैरियर एज अ आईटी प्रोफेशनल। मैं आईबेक्स के अंदर जो है वो 5 ईयर्स मैंने आईटी में सर्व किए, एंड आफ्टर दैट आई हैव ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ फ्रॉम आईटी टू डेवऑप्स। तो ये बड़ा एक मेजर रोल रहता है हमेशा से बहुत सारे लोगों का। मेरे बहुत सारे प्रीवियस स्टूडेंट्स भी रहे हुए हैं जिनको आईटी से इस तरफ मूव होना है अगर, या वो चाहते हैं कि वो डेवऑप्स की तरफ आना चाहते हैं फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर साइड, तो वो कैसे आ सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन इन दिस सेशन। तो मेरा भी पर्सनली जो था वो यही रोल रहा है कि मैं जो हूँ वो आईटी से जो है वो डेवऑप्स की तरफ आया था, और मैंने कैसे जो अपना कैरियर स्टार्ट किया, किन किन चीज़ों पे फोकस किया, एंड आफ्टर दैट अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ प्रोफेशनल डेवऑप्स कंसल्टेंट। आई हैव AWS सर्टिफिकेशन। मोस्टली मेरा जो है वो टास्क जो है वो काम ज़्यादातर AWS क्लाउड के साथ रहा है, बट आई हैव डन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन Azure एंड GCP एज वेल। अभी उनकी सर्टिफिकेशंस नहीं है, बट इंशाल्लाह वो भी जल्द होंगी। आई एम AWS ऑफिशियल कम्युनिटी बिल्डर। पाकिस्तान में जितने भी कम्युनिटी बिल्डर्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है। मैं उनमें से एक कम्युनिटी बिल्डर हूँ और ऑफिशियल कम्युनिटी बिल्डर हूँ, और आई हैव दिस बैच फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स। मैं तकरीबन 3 साल से जो है वो कम्युनिटी बिल्डर के तौर पे जो है वो सर्व कर रहा हूँ। और कम्युनिटी बिल्डर क्या होता है इसके ऊपर भी एक इंशाल्लाह हम लोग जो है वो वेबिनार आई एम प्लानिंग, बिकॉज आई एम अ कम्युनिटी बिल्डर। तो मुझे सर्व करना पड़ता है कि मैं AWS की कम्युनिटी बिल्डर प्रोग्राम को प्रमोट भी करूँ। तो इंशाल्लाह हम लोग का एक वेबिनार होगा, एक सेमिनार भी इसके ऊपर होगा। सो हमारा सेशन किस चीज़ के ऊपर है, वो है डेवऑप्स। तो डेवऑप्स के ऊपर मोस्टली फोकस करेंगे। डेवऑप्स गेम चेंजर कैसे था कंपनीज के लिए, कैसे जो है वो इन हुआ, इसका एक इंट्रोडक्शन, एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन भी मैं आपको ज़रूर दूंगा। Before discussing this game changer program, I think I will give you a short introduction about the DevOps. Actually, DevOps जो है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, जितने भी कंपनीज जो है वो अपनी एप्लीकेशंस बना रहे हैं, या वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट कंपनीज को इंटरनेशनली एंड लोकली। तो डेवऑप्स इज़ अ मेथडोलॉजी जो कि इंट्रोड्यूस हुई थी जस्ट टू इंक्रीज द डेवलपमेंट साइकिल। यानी कि डेवलपमेंट साइकिल, फॉर एग्जांपल अगर मैं व्हाट्सएप की एग्जांपल ले लूँ, कि अगर हमें वेब व्हाट्सएप की जो एप्लीकेशन डेवलप हो रही है, वो एप्लीकेशन डेवलप होने के लिए जितने भी प्रोसेसेस, जितने भी स्टेप्स यूज़ होते हैं, फ्रॉम प्लानिंग टू डिप्लॉयमेंट, और फिर उसके ऊपर डेवलपमेंट, और फिर डिप्लॉयमेंट्स, और उसके बाद फिर मॉनिटरिंग, ऑल ऑफ दीज स्टेप्स। अगर आप लोगों को इंशाल्लाह मैं आगे जाके डेवऑप्स का एक लोगो भी दिखाऊंगा, बल्कि लेट मी जस्ट शो यू, दिस इज द लोगो, कि ये एक पूरा इन्फिनिट लूप है जो कि डेवऑप्स का लोगो भी माना जाता है। बिकॉज इट्स अ इन्फिनिट लूप जो कि हमेशा चलता रहेगा जब तक एप्लीकेशन डेवलप हो रही है, जब तक एक पूरा प्रोसेस चल रहा है, ये चीज़ जो है वो हमेशा के लिए चलती रहेगी। और वो है इट्स अ इन्फिनिट लूप जो कि डेवऑप्स ने रिजॉल्व किया था। अब डेवऑप्स ने कैसे रिजॉल्व किया? डेवऑप्स ने ऐसे रिजॉल्व किया कि कुछ अर्सा पहले, बल्कि अब तो ये मेरे ख्याल से इसको 7-8 साल हो चुके हैं डेवऑप्स को की मेथडोलॉजी को प्रॉपरली स्केल होके
कंपनी जो थी वो डेवलपर्स, आपको पता है कंपनी सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर डेवलपर्स होते हैं और ऑपरेशंस टीम होती है, जो आईटी ऑपरेशंस टीम होती है, जो कि उस पूरे प्रोसेस को, एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं ऑन अ स्पेसिफिक सर्वर्स। तो डेवलपमेंट करना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने, डिप्लॉय करना है आईटी या ऑपरेशंस जो टीम है उसने। तो इनके दरमियान में एक बहुत बड़ा एक गैप था, जिस गैप को डेवऑप्स ने कवर किया। गैप ये था कि डेवलपर्स कहते थे कि हमारे लैपटॉप के ऊपर आपकी हमारी एप्लीकेशन चल रही है, इट्स मीन कि ये प्रोडक्शन पे भी ऐसी चलनी चाहिए। लेकिन क्योंकि आपका लैपटॉप पे डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, डिफरेंट तरीके से आपने उसको डिप्लॉय किया हुआ है ऑन अ प्रोडक्शन सर्वर, डिफरेंट मेथड है डिप्लॉयमेंट का। तो उन सारे जो गैप की वजह से कंफ्यूजन ये होती थी कि जब डिप्लॉयमेंट के बाद, डेवलपमेंट के बाद, डेवलपमेंट मतलब कि एप्लीकेशन को डेवलप किया, उसके बाद डिप्लॉयमेंट में जो गैप जनरेट हुआ, उसकी वजह से एक्चुअल में प्रोडक्शन में जाने से, यानी कि मैं ये कहूँ कि मैं व्हाट्सएप, अच्छा मैं ज़्यादातर एक एग्जांपल के तौर पे व्हाट्सएप का नाम लेता रहूँगा, क्योंकि व्हाट्सएप एक ऐसी एप्लीकेशन जिसको मेरे ख्याल से हम सब ने यूज़ किया हुआ है। तो अगर मैं व्हाट्सएप की टीम जो है डेवलपर्स और डिप्लॉयमेंट्स इंजीनियर्स के दरमियान में यही लड़ाई चल रही होती कि किसका कसूर है, तो वो अपने फीचर्स लाइव ना कर पाते। तो इस सारे प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए डेवऑप्स मेथोडोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई कि एक ऐसा इंजीनियर या ऐसा रिसोर्स होना चाहिए जो कि डेवलपमेंट की सेंस भी रखता हो एंड ही नोज अबाउट द डिप्लॉयमेंट्स एज वेल। कि ऐसा एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए कि जिस इन्वायरमेंट के ऊपर चलते हुए हम लोग अपनी डेवलपमेंट को भी इजी करें और अपनी डिप्लॉयमेंट्स को भी इजी करें। असल में होता ये है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर व्हाट्सएप की एग्जांपल ले लूँ, या मैं मेरी कोई सिंपल एप्लीकेशन है जो कि पीएचपी बेस्ड एप्लीकेशन है। मेरे पास किसी भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय होने के लिए कुछ पैकेजेस चाहिए होते हैं, कुछ डिपेंडेंसीज चाहिए होती हैं, कोई स्पेसिफिक सर्वर के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं कि सीपीयू इतना चाहिए, रैम इतनी चाहिए, स्टोरेज इतनी चाहिए। ये सब एक एक पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जहां पर हम लोग जो है वो अपनी क्या नाम है, एप्लीकेशन को सर्व कर सकते हैं। इस सारे चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सर्व करने के लिए, प्रॉपर तरीके से रखने और उसको चलाने के लिए, जो एक इंजीनियर है, डेवऑप्स इंजीनियर, वो एक स्मूथ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। एक ऐसा इन्वायरमेंट कि मैं, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह डेवऑप्स इतनी ग्रो कर चुकी हुई है कि डेवऑप्स इंजीनियर्स एज अ मैं खुद भी अपने डेवलपर्स को ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता हूँ कि जो बहुत क्लोज टू प्रोडक्शन इन्वायरमेंट होता है। कैसे होता है वो भी आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन क्लोज टू प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का मतलब है कि मैं अपने डेवलपर को डेवलपमेंट के बाद उसको टेस्ट करने के लिए भी ऐसी एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करूं कि जिस एनवायरनमेंट को के ऊपर जो है वो रहते हुए वो डेवलप करे, टेस्ट करे, और जब वो डिप्लॉय हो प्रोडक्शन के ऊपर तो कोई भी मेजर डिफरेंस ना आए। तो इसी वजह से डेवऑप्स को गेम चेंजर कहा जाता है बिजनेस के अंदर, क्योंकि डेवऑप्स की वजह से डिप्लॉयमेंट्स, और इसको असल में एक साइकिल होता है जिसको कहते हैं सॉफ्टवेयर डिलीवरी लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डिलीवरी या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहा जाता है, SDLC। तो इस पूरे जो साइकिल को स्पीड अप करना, ताकि डेवलपर फोकस करे अपनी डेवलपमेंट के ऊपर, उसका इस चीज़ पे लड़ाई में, इस चीज़ में ना कंसर्न हो कि भाई वहां पर प्रोडक्शन पे चीज़ें कैसे चल रही हैं, प्रोडक्शन में सही चल रही हैं नहीं चल रही, क्योंकि अगर डेवलपर उन चीज़ों के ऊपर लगा रहेगा तो वो नए फीचर्स डेवलप नहीं कर सकेगा। उस सारे प्रोसेस को स्पीड अप करना है। सो दैट्स द मेन रीजन ऑफ द डेवऑप्स। डेवऑप्स ने गेम चेंजर ऐसे किया कि डेवलपमेंट की वजह से, डेवऑप्स की वजह से फास्टर टाइम हो गया मार्केट में। 60% तक जो है वो जो फीचर्स हैं एप्लीकेशन की, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो बहुत स्पीडी हो गया। 60% इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, कि जिसकी वजह से फेलियर्स कम हो गए। क्योंकि देखिए, मैं अपने डेवलपर को भी वही इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसके ऊपर वो डेवलपमेंट कर रहा है, और मैं अपने प्रोडक्शन के ऊपर भी उससे क्लोज टू इन्वायरमेंट बना के वहां पर डिप्लॉय कर रहा हूँ। तो उससे चांस ऑफ फेलियर्स कम हो गए हैं। चांस ऑफ फेलियर्स कम होने की वजह से तो ऑब्वियसली आप जो है वो यानी कि टेस्टिंग प्रॉपरली परफॉर्म कर सकते हैं। हम लोगों ने अब नए इसमें डेवॉप्स के अंदर, मेथोडोलॉजी के अंदर नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हुई हैं कि अब हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से टेस्ट केसेस ऐड करने हैं। डेवलपमेंट के अंदर यूनिट टेस्ट इंक्लूड हुए हैं, वो भी सारी चीज़ें जो है वो डेवलपर्स साइड से भी बड़ी चीज़ें ऐड ऑन हो चुकी हुई हैं। 30x जो है वो फ्रीक्वेंटली डिप्लॉयमेंट्स का मतलब ये कि मैंने अभी आपको बताया है कि फीचर्स, न्यू फीचर्स जो है वो क्विकली आ रहे हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस। पहले जो है वो फोकस जब डेवलपर्स का डिप्लॉयमेंट्स की तरफ होता था तो फीचर्स नहीं डिप्लॉय वो कर सकते थे। सो दैट्स द मेन रीजन कि डेवऑप्स के आने की वजह से जो है वो उनका जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंट डिप्लॉयमेंट्स की, वो भी जो है फ्रीक्वेंसी वो स्पीडी हो गई हुई है, फास्टर फास्टर रिकवरी है। इन केस एक बात याद रखना कि डेवऑप्स अगर डिप्लॉयमेंट्स में आप लोगों को हेल्प आउट करता है कि आपके डिप्लॉयमेंट के प्रोसेसेस बड़े स्मूथ हो चुके हुए हैं, तो ये बात मेरी याद रखना कि इन केस ऑफ एनी इशू, इन केस ऑफ एनी फेलियर, डेवऑप्स की वजह से ही जो है हम रोल बैक भी बड़ी इजीली कर सकते हैं।
तो इसलिए इससे डिप्लॉयमेंट्स भी इजी हैं। रोल बैक्स का मतलब है कि इन केस को फीचर प्रोडक्शन में फट गया, प्रोडक्शन में उसका कोई इशू आ गया, तो हमने उसको रोल बैक करना है। देन हाउ वी कैन रोल बैक इट, वी कैन इजीली रोल बैक इट विद इन अ फ्यू सेकंड्स। सो इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आती है, डेवऑप्स इनफिनिट लूप कॉन्टिन्यूस, जो है मैंने अभी आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था। इसमें होता ये है कि डेवऑप्स का, अच्छा मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर कर दूं, शायद आप में से किसी को आइडिया हो, मैंने ये स्लाइड जो है वो एआई के थ्रू बनाई थी, ये गामा एआई, अब तो सारे एआई यूज करें, दैट्स व्हाई आई हैव आल्सो यूज द एआई एज वेल। तो इसीलिए ये यहाँ पर जो है छोटी सी एक मिस्टेक है, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ कि ये जो प्लानिंग वाला प्रोसेस है, ये जो डेवऑप्स का प्रोसेस है, ये प्लानिंग के बाद अगला जो प्रोसेस यहाँ पर ये शो कर रहा है कि प्लानिंग के बाद ये रिलीज, इट्स नॉट अ, प्लान के बाद रिलीज नहीं आती, प्लान के बाद बिल्ड एंड टेस्ट आता है। कि देखिए मैंने अगर एक बिल्डिंग बनानी है, मैंने उसका आर्किटेक्चर डिजाइन किया है, पेपर वर्क कर लिया, प्लानिंग कर लिया, अगला प्रोसेस तो मेरी बिल्डिंग का ही होगा ना, कि मैं बिल्ड करूंगा। तो ये बिल्ड है, ये छोटा सा एक एरर है जो कि मैंने खुद से हाईलाइट कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना रहे। प्लानिंग होती है, बिल्ड एंड टेस्ट होता है, हम बिल्ड करते हैं उसको, प्रॉपर टेस्ट करते हैं। वेन एवर द टेस्टिंग इज डन, एवरीथिंग इज गुड, देन वी विल मूव ऑन टू द रिलीज एंड डिप्लॉय प्रोसेस। हम रिलीज करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय करने के बाद जो हमारा एक कॉन्टिन्यूस लूप होता है वो ये है कि हम किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं देते। वी हैव टू मॉनिटर इट प्रॉपरली, वी हैव टू सी दैट कि क्या सर्वर साइड पे सारी चीज़ें प्रॉपर चल रही हैं कि नहीं चल रही, क्या मॉनिटरिंग एप्लीकेशन साइड पे सब चीज़ें जो है वो स्मूथ हैं या नहीं है। वी हैव टू मॉनिटर, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। मॉनिटरिंग इज ऑब्वियसली इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमें करनी होती है। तो इसीलिए इन्फिनिट लाइफ साइकिल है, प्लानिंग, बिल्डिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मॉनिटरिंग। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस जो कि इन्फिनिट लूप है। जब तक एप्लीकेशन चल रही है ये प्रोसेस जो है वो हमेशा चलता रहेगा। और एक बात याद रखना, मैं किसी भी मेजर बड़ी एप्लीकेशन, फेसबुक, नेटफ्लिक्स, क्या नाम है, व्हाट्सएप, किसी भी बड़ी एप्लीकेशन का नाम ले लूँ, वो सब इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। और बल्कि मैंने यहाँ पे पिछली प्रीवियस स्लाइड में अगर आप यहाँ पे पढ़ो तो सबसे बड़ी जो सक्सेस स्टोरीज मानी जाती हैं डेवऑप्स के बाद, वो नेटफ्लिक्स, amazon, गूगल, ये सारे वो कंपनीज हैं जो कि जिन्होंने डेवऑप्स को बहुत क्विकली अडॉप्ट किया, बहुत प्रॉपरली तरीके से चीज़ें चलाई, जिसके बाद उनकी जो है वो प्रोग्रेस जो है वो एज कम्पेयर टू प्रीवियस, अब उनकी प्रोग्रेस जो है वो बहुत बेटर है, जस्ट बिकॉज ऑफ द डेवऑप्स। तो इसलिए डेवऑप्स को जो है वो हल्का नहीं लेना। अब बात आती है कि डेवऑप्स के अंदर ना, मुझे भी काफ़ी टाइम हो चुका है एज अ काम करते हुए भी, सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए भी, एज अ ट्रेनर भी काफ़ी अरसे से मैं काम कर रहा हूँ। डेवऑप्स के अंदर तो इतने ज़्यादा टूल्स हैं कि अगर मैं किसी एक टूल की बात भी करना चाहूँ ना, किसी भी एक फीचर की बात करना चाहूँ, या किसी एक एप्लीकेशन या ऑप्शन की बात करना, तो उसके अंदर तो 10-10 टूल्स भी आ सकते हैं। तो इसीलिए हमें स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, हमें जो है वो कौन कौन सी चीज़ें को लर्न करना चाहिए, दैट्स व्हाई आई हैव सेलेक्टेड फ्यू टूल्स जो जिनका इंट्रोडक्शन मैं इंशाल्लाह आगे आपको दूंगा। लेकिन ये वो एक स्पेसिफिक चीज़ है जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहिए। किसी, कोई भी अगर आईटी प्रोफेशनल यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई भी अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो डेवऑप्स की तरफ आना चाहते हैं, तो ये याद रखना कि आपको एक पूरा रोड मैप फॉलो करना पड़ेगा। और रोड मैप प्रोवाइड करना, रोड मैप को का गाइड करना, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैं जो हूँ वो ट्रेनर हूँ डेवऑप्स का बड़े टाइम से। अच्छा, फंडामेंटल लेवल के ऊपर एक बात याद रखना, लिनक्स को आप कभी भी डेवऑप्स इंजीनियर के तौर पे या क्लाउड प्रोफेशनल के तौर पे लिनक्स को इग्नोर नहीं कर सकते। लिनक्स इज द कोर prerequisite for the DevOps or the cloud computing, so you have to start from the Linux. लिनक्स क्यों इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली 76 to 80% दुनिया में जितने भी सिस्टम्स चल रहे हैं, जितनी भी बड़ी एप्लीकेशंस चल रही हैं, वो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर ही डिप्लॉय हुई हुई हैं। सो इसलिए हमें लिनक्स को इग्नोर नहीं कर सकते। लिनक्स डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन तब तक डिफिकल्ट मानी जाती है जब तक आप उसको अडॉप्ट नहीं करोगे, जब तक आप उसको अपने पास डिप्लॉय नहीं करते, अपने पास चलाते नहीं हो और उसके ऊपर काम करना नहीं शुरू करते। बिकॉज ब्लैक स्क्रीन के ऊपर काम करना इट्स लुक्स वेरी अमेजिंग, लेकिन यू हैव टू स्टार्ट इट। अब तो मैंने एक रिसेंटली भी एक ब्लॉग लिखा था, आई थिंक 10 to 15 डेज पहले, कि विंडो के ऊपर, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप कैसे लिनक्स चला सकते हो इजीली विदाउट इंस्टॉलिंग अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम। यू जस्ट नीड टू इंस्टॉल एनी, WSL कहते हैं उसको, आप इंस्टॉल करते हो, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, और उसके बाद आप उसके ऊपर जो है अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि लिनक्स को भी चला सकते हो। Ubuntu का एक क्लाइंट मिल जाता है, आप क्लाइंट को चला सकते हो, और वो एक एज एप्लीकेशन चल रहा होता है आपके पास। वेन एवर यू किल्ड द एप्लीकेशन, तो आपके पास जो है वो वापस विंडो के ऊपर आप जो है वो काम कर सकते हो। सो इसीलिए लिनक्स को सबसे बेस्ट वे लर्न करने का ये है कि आप स्टार्ट करो। मैंने एक अपनी ओपन सीरीज जो है पूरी लिनक्स की, फ्रॉम वेरी बेसिक्स ls कमांड टू द स्क्रिप्टिंग, मैंने यूट्यूब चैनल जो हमारा है उसके ऊपर मैंने रखी हुई है। आप लोग ज़रूर उसको देखें अगर किसी को लिनक्स लर्न करने का शौक है। मैंने लिटरली नॉन टेक्निकल
बिल्कुल समझ लें कि हाउस वाइफ जो है फैमिली में, उनको भी मैंने इस तरह से दी है, जिनको कुछ टेक्निकल चीज़ों को लर्न करने का शौक था, तो उनको भी समझ आ गई। तो इस मीन के वो किसी को भी आ सकती है। इट्स वेरी इजी कमांड, जो कि एलएस की कमांड लिस्ट कैसे करते हैं, पीडब्ल्यूडी से हम अपने डायरेक्टरीज कैसे देखते हैं, तो वहां से लेके वो स्क्रिप्टिंग तक है। और इट्स वेरी अमेजिंग, जब कोई चीज़ चलती हुई नजर आती है तो वो काफ़ी अट्रैक्ट भी करती है। तो लिनक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिनक्स हमें स्टार्ट करनी है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर यूवेंटू, सेंटोस या रेड हैट की का मेंशन किया हुआ है। तो आप लोग कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम की डिस्ट्रीब्यूशन से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन लिनक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गिट एंड गिटहब, ये बात याद रखें कि फंडामेंटल लेवल के ऊपर मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, गिट लर्न करना है, गिटहब आपको लर्न करना है। इनकी डिटेल्ड जो इंट्रोडक्शन है वो अगली स्लाइड्स में आपको देता हूँ, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों को वर्जन कंट्रोल के लिए, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। टर्मिनल का आपको मास्टर होना बड़ा ज़रूरी है फॉर द फंडामेंटल लेवल। कंटेनराइजेशन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक्सप्लेन करूंगा कंटेनराइजेशन क्या होती है, उससे हमें बेनिफिट क्या मिले हैं। ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का मैंने नाम लिया था, ये कैसे कंटेनराइजेशन को अडॉप्ट करके बेनिफिट ले रहे हैं, इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन। इसमें जो सबसे मेजर टूल्स आते हैं वो डॉकर आता है, क्यूबरनेटीज आता है, डॉकर स्वार्म मैंने मेंशन किया हुआ है, बट आई एम नॉट रिकमेंडिंग द डॉकर स्वार्म एट द मोमेंट। डॉकर एंड क्यूबरनेटीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको लर्न करना चाहिए। तो आपने ये करना है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है सी आई सी डी के अंदर। आप लोगों ने जब सी आई सी डी स्टार्ट करनी है, तो सी आई सी डी एक बहुत बड़ी डोमेन है कि आप जो है वो कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन, कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट एंड कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टीन्यूस डिप्लॉयमेंट। मैं थोड़ा सा इजीली इसको स्लोली एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट में दो कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं। सी आई सी डी का मतलब होता है कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन, सी आई, एंड सी डी का मतलब है कॉन्टीन्यूस डिप्लॉयमेंट। ठीक है। और दूसरा मतलब होता है कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट। हम जो आमतौर पे मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी मैंने क्लाइंट के साथ काम किया है, ज्यादातर 90-95% मैं ये कह सकता हूँ, हम लोग कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट को फॉलो कर रहे होते हैं। उसका मेनली रीजन ये होता है कि हम ये चाहते हैं कि इंटीग्रेशन हमारी प्रॉपर तरीके से हमारे सारे सिस्टम्स की हुई होनी चाहिए, लेकिन हम अपने जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसको ऑटोमेट कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट के प्रोसेस को ऑटोमेट नहीं करते। उसकी रीजन क्या होती है? कंपनीज ये नहीं चाहती कि किसी भी डेवलपर की किसी भी मिस्टेक की वजह से प्रोडक्शन इंपैक्ट हो। अगर तो हम सी आई सी डी, कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस फॉलो करेंगे, जो कि कंपनीज दुनिया में हैं जो फॉलो करती हैं, तो इसका मतलब है कि आपके डेवलपर का कोई भी चेंज प्रोडक्शन पे जा सकता है। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, मैं हमेशा अपने डिफरेंट वेबिनार्स, डिफरेंट सेमिनार्स, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर ये डिस्कस करता हूँ कि दुनिया में जो दो बड़ी मेजर ऑर्गेनाइजेशंस मानी जाती है, एक नेटफ्लिक्स और एक फेसबुक। ये दो वो बड़ी कंपनीज हैं जो कि सी आई सी डी, कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टीन्यूस डिप्लॉयमेंट का प्रोसेस फॉलो करती हैं। कि वो ये दावा करती हैं कि अगर उनका कोई डेवलपर कोई भी चेंज पुश करता है अपनी रिपोजिटरी के अंदर, वो सारे टेस्ट केसेस को पास कर लेता है, तो उनका वो चेंज डायरेक्टली विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो प्रोडक्शन में जा सकता है। बट सारे टेस्ट केसेस पास करना, सारी चीज़ें पास करके ही वो वहां तक जा सकता है, अदरवाइज नहीं जा सकता। तो वो ये चीज़ बड़ा एक बोल्ड स्टेप है। इट्स नॉट ईजी। कंपनीज ये नहीं चाहती कि भाई किसी भी कोई बग चला जाए, कि हमारी प्रोडक्शन ही डिस्टर्ब हो जाए। बट क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है अपने टेस्ट केसेस के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर इतना कॉन्फिडेंट है, दैट्स वाई दे हैव डिसाइडेड, और ये चीज़ इंप्लीमेंट की हुई है उन लोगों ने। अच्छा, सी आई सी डी के लिए जो टूल्स माने जाते हैं ज़्यादा पॉपुलर, मैंने यहाँ पे जेंकिंस मेंशन किया हुआ है, गिटहब एक्शंस मेंशन किया हुआ है। जेंकिंस और गिटहब एक्शंस ये ज़्यादा पॉपुलर है डेवऑप्स के अंदर। जेंकिंस और गिटहब एक्शंस में डिफरेंस ये आ जाता है कि जेंकिंस जो है वो ओपन सोर्स है। गिटहब तो ऑब्वियसली गिटहब का ही जो है वो प्रोप्राइटरी टूल है। लेकिन जेंकिंस के अंदर बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की और बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल किस्म की पाइपलाइंस क्रिएट करनी है, देन यू विल यूज़ द जेंकिंस, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास प्लगइन्स होते हैं। हम प्लगइन्स के थ्रू बहुत ज़्यादा अपनी डिफरेंट सिस्टम्स को इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। अपने मतलब के प्लगइन्स जो है वो बना भी सकते हैं और उनको इंस्टॉल भी कर सकते हैं जेंकिंस के ऊपर। गिटहब एक्शंस जो है वो टोटली गिटहब के ऊपर ही बना हुआ है। आपने अपनी चेंजेस जो है वर्क फ्लोज, फाइल्स, YAML की फाइल्स जो है वो क्रिएट करनी है, पुश करनी है, और उससे फिर आप जो है वो गिटहब एक्शंस जो है के थ्रू अपनी क्या नाम है डिप्लॉयमेंट, पूरा जो साइकिल है वो परफॉर्म कर सकते हो, इंटीग्रेशन का भी और डिप्लॉयमेंट का भी। ठीक है। टेराफॉर्म और क्लाउड फॉर्मेशन को मेंशन किया हुआ है, ये मैंने किया हुआ है आई ए सी। आई ए सी क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। क्योंकि मैंने भी शुरू में मेंशन किया था कि डेवऑप्स के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग इज वन ऑफ द पार्ट जो कि डेवऑप्स का है। क्यों है उसकी रीजन भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। आप में से भी कई लोगों के, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमेशा से क्वेश्चन रहे हैं कि क्यों ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, क्यों हमें डेवऑप्स के साथ क्लाउड कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ डेवऑप्स लर्न करना चाहिए। तो ये भी मैं आपको इंशाल्लाह इसका आंसर दूंगा।
क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर जब आप मैनुअल काम कर लेते हो, वेन एवर यू आर ओके टू क्रिएट एनी सर्वर्स, डेटाबेसेस, स्टोरेजेस, आप हाथ से सारे कंसोल के थ्रू जो है या सीएलए के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। लेकिन आप उसको स्केल नहीं कर सकते, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पूरा अपना एप्लीकेशन का सिस्टम जो है वो 1 महीना लगा के पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया है, सिक्योरिटी भी इंप्लीमेंट किया, क्लाउड ऑप्टिमाइजेशन, सॉरी, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी इंप्लीमेंट की है, हर चीज़ अपनी जो है वो आपने प्रॉपर तरीके से बना के आपने चलाई है। लेकिन अगर आपको दोबारा क्रिएट करनी पड़े या किसी और जगह पे जाके क्रिएट करनी पड़े, देन यू शुड स्पेंड ऑलमोस्ट द द मंथ और द हाफ ऑफ द मंथ आपको जो है वो स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन ये भी चीज रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड की, कि हम पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को कोड में कन्वर्ट कर लें। कोड में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि अगर मुझे एक जगह पे सिस्टम, मेरे पूरा जो है वो क्लाउड का सारा सिस्टम चल रहा है और मुझे कहीं और क्रिएट करना है, देन आई कैन इजीली क्रिएट इट। जस्ट मैं क्या करूंगा, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज चेंज करूंगा, अपने कोड को पुश करूंगा और वो चेंज जो है वही चली जाएगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए, मेरे कमेंट्स में जरूर मेंशन करना, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हुए, आई विल शो यू कि मैं आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का डैशबोर्ड, एडब्ल्यूएस का डैशबोर्ड भी दिखा दूंगा। आप लोगों को ये भी दिखा दूंगा कि जो मैं अभी चीज बात कर रहा हूँ इससे बेनिफिट क्या होता है, टेराफॉर्म का कोड भी दिखा दूंगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस सेशन को आप लोग इंटरेक्टिव बनाएं, आप लोग को सिर्फ मेरी थ्योरेटिकल चीजें तो थ्योरेटिकल इसलिए एक्सप्लेन करनी पड़ी बिकॉज दैट्स द मेन थिंग, जैसे आप लोग को एक बेस आप लोग की बनेगी। लेकिन आई एम ओके टू शो यू एवरीथिंग। मैं आपको लिनक्स भी दिखा सकता हूँ, मैं आपको गेट भी दिखा सकता हूँ, गिटहब भी दिखा सकता हूँ, डॉकर भी मेरे पास चल रहा है, क्यूबरनेटिस क्लस्टर्स भी मेरे पास चल रहे हैं इस टाइम, गिटहब एक्शंस पे मैं काम कर रहा हूँ वो भी मेरे पास पड़े हुए हैं, टेराफॉर्म पे भी मैं रेगुलर काम करता हूँ वो भी मेरे पास चल रहा है। तो आई कैन शो यू, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड जस्ट कमेंट अपने यानी कि इसमें चैट पे कमेंट कर दें कि इंटरेस्टेड लिख दें, तो फिर मैं आपको ये सारी चीज़ें शो भी कर सकता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप लोग बेनिफिट लेके जाएं इस वेबिनार से, कुछ सीख के जाएं, तो इसीलिए। अच्छा, क्लाउड फॉर्मेशन क्या है? टेराफॉर्म जो है वो तो क्या नाम है, एक ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन है, हाशिकॉप कहते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का टूल है। क्लाउड फॉर्मेशन एडब्ल्यूएस का प्रोप्राइटरी टूल है, यानी कि एडब्ल्यूएस के ऊपर अगर आपने कोड में कन्वर्ट करनी है चीजें, तो आप क्लाउड फॉर्मेशन यूज करेंगे। मतलब कि देखिए, मैं टेराफॉर्म और क्लाउड फॉर्मेशन को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ये एक पूरा टॉपिक बन सकता है हमारा, पूरा 2 घंटे का सेमिनार या इसके ऊपर वेबिनार भी मैं करवा सकता हूँ। क्लाउड फॉर्मेशन एडब्ल्यूएस का प्रोप्राइटरी टूल है, यानी कि अगर आपको एडब्ल्यूएस के ऊपर रहते हुए अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना है तो क्लाउड फॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो क्लाउड फॉर्मेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ एडब्ल्यूएस का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल है। लेकिन टेराफॉर्म ये मैंने यूज भी किया हुआ है। टेराफॉर्म सिर्फ एडब्ल्यूएस का नहीं, बल्कि टेराफॉर्म के थ्रू आप एडब्ल्यूएस, एज्योर, जीसीपी, अलीबाबा, किसी भी डॉकर के कंटेनर्स, क्यूबरनेटिस के क्लस्टर्स, कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। टेराफॉर्म इज अ ओपन सोर्स, ये एक HCL लैंग्वेज होती है, हाशिकॉप कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज, उसके थ्रू आप जो है वो किसी भी क्लाउड के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो। सिंगल इसका बेनिफिट ये है कि आप एक सिंगल लैंग्वेज के थ्रू, सिंगल एक कह सकते हैं एप्लीकेशन को अंडरस्टैंड करके आप किसी भी क्लाउड पे काम कर सकते हो। दैट्स द मेन रीजन, और ये ज्यादातर यूज हो रहा है। और अगर आप लोगों को अच्छा डेवऑप्स इंजीनियर बनना है फ्यूचर भी, तो आपको टेराफॉर्म जरूर लर्न करनी पड़ेगी। एंसिबल एंड पपेट क्या है? इट्स अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट और लिटिल सेपरेट टूल माना जाता है, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल टूल। क्यों यूजफुल है? एंड एंसिबल कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का, आप में से आईटी प्रोफेशनल्स होंगे, अगर आईटी प्रोफेशनल्स हैं तो वो अपने हैंड रेज करें ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो। क्योंकि मैं खुद भी आईटी इंजीनियर रहा हूँ और मुझे पता है कि शायद मैं उस टाइम अगर इस टूल को यूज़ करता ना, तो मैं बहुत ज़्यादा अपने काम को आसान कर सकता था। तो अच्छा, एनसिबल है क्या, कि अगर फॉर एग्जांपल आप आईटी प्रोफेशनल हो, या आपको कहा जाता है कि ये 10 न्यू हायरिंग्स हुई हैं और आपके 100 सर्वर्स हैं, ऑन प्रेमिसेस सर्वर्स हैं, आपको उन 100 सर्वर्स के ऊपर इन 10 यूजर्स को क्रिएट करना है और इन यूजर्स की परमिशंस भी स्पेसिफाई करनी है और सारा काम परफॉर्म करना है, तो शायद आई थिंक यू यू शुड स्पेंड 1 और 2 डेज मिनिमम। आप हर सर्वर के ऊपर एसएसएच करेंगे, उसमें जाके यूजर पहले एक क्रिएट करेंगे, उसकी परमिशन सेटअप करेंगे, फिर दूसरा क्रिएट करेंगे, दूसरा, फिर तीसरा, फिर इस तरह आप सारे यूजर्स क्रिएट करेंगे। लेकिन एंसिबल या पपेट इट्स अ कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। इसमें होता यह कि ये एक सेंट्रलाइज सर्वर हम क्रिएट करते हैं, सारे सर्वर्स इसके साथ अटैच करते हैं। जब हम इस सर्वर के साथ एक सारे सर्वर्स अटैच कर देते हैं, तो उसका बेनिफिट ये होता है कि हम एक प्लेबुक, एक कोड होता है, इट्स कॉल्ड द प्लेबुक, हम वो प्लेबुक लिखते हैं कि भाई ये एक लिस्ट ऑफ यूजर्स हैं, इनको पकड़ो। इन लिस्ट ऑफ यूजर्स को पकड़ के आपने जो है वो क्या नाम है, क्या नाम है, सारे यूजर्स क्रिएट करने हैं।
एक मिनट, सॉरी, बेटी आ गई थी। अच्छा, आपने क्या करना है, सारे लिस्ट ऑफ यूजर्स पकड़ने हैं, सारे लिस्ट ऑफ यूजर्स पकड़ के वन बाय वन आपने सारे यूजर्स और उनकी परमिशंस जो है वो क्रिएट करनी है। सारे यूजर्स भी क्रिएट करने हैं और सारी परमिशंस क्रिएट करने, और एक बात याद रखना कि ये काम एनसेबल विद इन अ 5 मिनट्स भी, शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा मैंने कहा है, शायद 5 मिनट से भी कम जो है वो आपके सारे यूजर्स भी क्रिएट कर देगा, उनकी स्पेसिफिक परमिशंस भी क्रिएट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको 10 जो है वो सर्वर्स के ऊपर डेटाबेस माईसीक्वल सेटअप करनी है या वेब सर्वर्स सेटअप करने हैं, अगर आपको ये सारे काम परफॉर्म करने हैं तो आप ये सारी चीज़ें विद इन अ फ्यू मिनट्स जो है वो एनसेबल एक कंट्रोल मशीन बनाते हो और सेंट्रलाइज मशीन बनाते हो, और उसके थ्रू जो है वो आप सारा कुछ जो है वो सेटअप कर लेते हो। ठीक है, तो इट्स अ वेरी वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टूल जो कि आप यूज करते हो। ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज आती है मॉनिटरिंग टूल। मॉनिटरिंग के अंदर ये होता है कि अच्छा, पपेट और एंसिबल मैंने मेंशन किया हुआ, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पपेट एंड एंसिबल इज अ सिमिलर टूल। सिर्फ ये कि एंसिबल जो काम करता है उसका एक समझ लें कि एक कंपेटिटिव टूल है। इसके अलावा, इसके अगर मैं एंसिबल के अलावा पपेट की नाम ले रहा हूँ, इसके अलावा एक शेफ का टूल भी है, एक साल्ट भी है, ये सारे टूल्स जो हैं वो एंसिबल के कंपेटिटिव टूल्स माने जाते हैं, तो ये भी यूज होते हैं मॉनिटरिंग के लिए। प्रोमीथियस एंड ग्राफाना, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स के आपने पूरा सिस्टम डिप्लॉय कर लिया है, पूरा सिस्टम आप चला रहे हैं, आपने पूरा सिस्टम चलाने के बाद आप जो है वो मॉनिटरिंग करना चाहते हैं कि आपके रिसोर्सेज कैसे चल रहे हैं, उन रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो आपकी प्रोग्रेस क्या चल रही है, लोड कितना है सीपीयू का, मेमोरी का, स्टोरेज का, ये सारा कुछ आप मॉनिटर कर सकते हैं यूजिंग द प्रोमीथियस। ग्राफाना, और अच्छा, मैं प्रोमीथियस समझने के एक PromQL लैंग्वेज होती है, उसके थ्रू बनाया जाता है। आप इसके थ्रू अपनी प्रॉम्प्ट्स डिफाइन करते हैं, और ग्राफ क्यूएल यानी ग्राफाना जो है वो उनको शो करता है, उन सारे ग्राफ्स को शो करता है। ठीक है, तो आप इसको बड़े इजीली इस तरह से यूज कर सकते हैं कि आपकी ये टूल्स जो हैं वो आपके अपने अपनी जो कितनी क्यूरीज लिखनी है प्रोमीथियस के थ्रू लिखेंगे, वो आपने डिफाइन करेंगे, और ग्राफाना जो है उनको डिस्प्ले करेगा। लाइक क्या यहाँ पर आपको जिस तरह मॉनिटरिंग नजर आ रही है, ये ग्राफ्स नजर आ रही है सारे ग्राफ क्यूएल पे, यानी कि ग्राफाना के ऊपर आपको नजर आएंगे। ईएल के स्टैक्स मॉनिटरिंग टूल्स है, ये टूल्स सारे वो हैं। लेकिन एक बात याद रखना, टूल्स बहुत ज्यादा हैं। मैंने आपको जिस तरह यहाँ पे मेंशन किए ना, मैंने कुछ टूल्स यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ टूल्स हैं। लेकिन इन चीज़ों से घबराना नहीं है। असल जो मेन रीजन होती है, मेरे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का ये पहले रहा है, कुछ स्टूडेंट्स जो है वो हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कॉन्फिडेंट हैं इसके ऊपर, कि उन्होंने जंप इन ही नहीं किया किसी चीज़ के ऊपर। दूर से बड़ी चीज़ें मुश्किल लगती हैं, लेकिन वेन एवर यू जंप इट एंड यू शुड लर्न इट। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने इन सारे टूल्स के इंट्रोडक्टरी लेवल की जो एक्सप्लेनेशंस हैं, डिमॉन्स्ट्रेशंस हैं, वो सब अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर रखे हुए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर जाके देखना, आपको आइडिया होगा कि ये चीज़ें कर क्या रही हैं। तो जब आप जंप इन करते हो फिर आपको पता चलता है यार, ये नाम इनके बड़े मुश्किल हैं लेकिन इतनी भी डिफिकल्ट नहीं है, हम इसको सीख सकते हैं। सो इसीलिए यू शुड स्टार्ट इट फ्रॉम समवेयर, आपको स्टार्ट तो करना ही है ना। तो इसीलिए क्लाउड कंप्यूटिंग सारे इंपॉर्टेंट है, मैंने पेंशन यहाँ पर AWS, एज्योर या GCP, सब किसी भी क्लाउड को स्टार्ट कर सकते हो, बट यू शुड स्टार्ट क्लाउड कंप्यूटिंग। डेवऑप्स का पार्ट क्यों है, इसका आंसर आप लोगों ने क्वेश्चंस करने होंगे, वो जरूर करना, लेकिन मैं इसका आंसर ये दे देता हूँ। क्योंकि कंपनीज पहले जो हैं वो यूज करती थी क्या नाम है, ऑन प्रेमिसेस, उनके पास सर्वर्स होते थे, वो अपने सर्वर्स के ऊपर डिप्लॉयमेंट्स करती थी। अब कोई भी छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस, स्पेशली बड़े भी नहीं वैसे तो अब करते, लेकिन छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस तो ये अफोर्ड नहीं करते कि वो अपना जो है वो सर्वर लगाएं, अपनी उसकी मेंटेनेंस, क्योंकि इट्स इट्स अ वेरी हेक्टिक टास्क टू मेंटेन द सर्वर्स। ऑब्वियसली आपको आइडिया होगा कि इनको कूलिंग बड़ी फैक्टर होता है। कूलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप इनको ठंडा रखना पड़ता है सर्वर्स को, क्योंकि ये हीटअप हो सकते हैं, क्योंकि इनको चलना तो साल साल होते हैं। तो इसलिए मुझे याद है, मैंने लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में था, जब मैं आईबेक्स में था, तो वहाँ पर हमारे ऑन प्रेमिसेस सर्वर चलते थे। तो मुझे कुछ सर्वर्स के ऑन यानी कि अप टाइम होता है, सर्वर की कमांड होती है अप टाइम, वो आपको उसकी लाइफ बताती है कि ये कब से चल रहा है। तो हम लोगों ने 1500 दो हजार दिन देखे हैं, यानी उस पर लिखे होते थे इतने डेज, उसमें डेज आ रहे होते हैं, नंबर ऑफ डेज। तो इट्स अ ह्यूज नंबर, क्योंकि इनको रीस्टार्ट करना होता है। अब आप खुद सोचेगा कि एक सर्वर 2000 दिन से चल रहा है, तो इसको कन्वर्ट कर ले ईयर्स में कितने बनते हैं, तो वो कितने साल से चल रहा है, और उसके बाद उसका चलना, उसकी प्रोग्रेस को मेंटेन करना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। सर्वर्स के ऊपर ड्यूल पावर सप्लाईज होती हैं, ड्यूल इंटरनेट कनेक्शंस होते हैं, हर चीज़ ड्यूल होती है ताकि एक चीज़ फेल हो तो दूसरी, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अब कंपनी से करती हैं
एक सॉफ्टवेयर हाउस नया बना, उसने नई प्रोडक्ट पे काम किया, उसको डिप्लॉयमेंट करनी है, वो जल्दी से जाएगा किसी भी क्लाउड के ऊपर जाके अपना अकाउंट क्रिएट करेगा, सर्वर क्रिएट करेगा, डेटाबेस क्रिएट करेगा, स्टोरेजेस क्रिएट करेगा, और उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशन चला के विद इन 10 to 15 डेज सब कुछ कर लेगा। और जब तक वो चला रहा है तब तक का उसको बिल पे करना है। वेन एवर द रिसोर्सेज आर स्टॉप्ड, तो उनका बिल भी खत्म हो जाएगा, और कोई भी उनको क्या नाम है, फुल टाइम इन्वेस्टमेंट करके रखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि आपको कोई भी वो नहीं करने की जरूरत, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, आप अपनी चीजें चलाएंगे और उसके ऊपर रखेंगे, जब आप चीजें स्टॉप कर देंगे आपका बिल भी स्टॉप हो जाएगा। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का बेनिफिट होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत जरूरी है डेवऑप्स इंजीनियर, अच्छा डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए। सो यू हैव टू लर्न द क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा, मैंने और भी कुछ, ये नेजियोस और डाटाडॉग भी, ये भी टूल्स हैं, मॉनिटरिंग टूल है। नेजियोस ओपन सोर्स टूल है, डाटाडॉग प्रोप्राइटरी टूल है, ये लॉगिंग मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है, ये भी मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है। तो ये भी आप नेजियोस को तो आप लोकली अपने सर्वर पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बेनिफिट मिल जाता है। अच्छा, अब बात आती है डेवऑप्स की सर्टिफिकेशन में। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ये रिसीव होते हैं, इसलिए मैंने एक वेबिनार इस तरह का डिज़ाइन किया था कि मैं आप लोग को वो चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट करके बताऊं कि जो क्वेश्चंस मुझे रेगुलर रिसीव होते थे स्टूडेंट्स के। क्लाउड कंप्यूटिंग को तो हमने डिस्कस करें, उसकी सर्टिफिकेशन से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन करना हुआ, आई एम अवेलेबल, आप मुझसे एंड पे क्वेश्चन कर सकते हैं। डेवऑप्स की कौन सी सर्टिफिकेशंस है जो इंपॉर्टेंट है हमें करनी चाहिए? तो पहली बात याद रखना, अगर आप में से कोई न्यू कमर है जिन्होंने अभी डेवॉप्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड डिसाइड करें कि हम डेवॉप्स में जाएं या ना जाएं, तो उनके लिए मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों को डेवॉप्स की सर्टिफिकेशन की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई भी, ये मैं रिकॉर्डेड सेशन है, ये मेरा सेशन यूट्यूब पे भी जाएगा, ये मेरा लिंक्डइन पे भी जाएगा, बड़े और भी प्रोफेशनल्स होंगे जो मेरे इस सेशन को देखेंगे। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, और इसको कोई भी गलत नहीं साबित कर सकता, कि अभी डेवऑप्स की सर्टिफिकेशंस की तरफ फोकस करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्किल्स के ऊपर इम्पॉर्टेंट जो है वो ज़्यादा फोकस करें। आपकी स्किल्स होंगी ना, तो कोई भी आपसे सर्टिफिकेशन नहीं पूछेगा। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है कौन कौन सी सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में इस टाइम। अगर किसी को फोकस करना है डेवऑप्स इंजीनियरिंग पे, आप में से कोई डेवऑप्स इंजीनियर है और वो काफ़ी अर्से से काम कर रहा है और वो सर्टिफिकेशन पे करना चाहता है, तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूंगा कि आप क्यूबरनेटीज की CKA सर्टिफिकेशन करें। ये वो सर्टिफिकेशन है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इट्स कॉल्ड द सर्टिफाइड क्यूबरनेटिस एडमिनिस्ट्रेटर, और मैंने ये की हुई है। मेरा अगला फोकस है इसकी सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन के ऊपर, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी जाऊंगा। लेकिन मैंने इतना अर्सा काम करके भी सिर्फ अभी तक टेराफॉर्म और क्यूबरनेटिस की सर्टिफिकेशन पे फोकस किया, और मैंने किसी और सर्टिफिकेशन पे फोकस ही नहीं किया, क्योंकि आपका फोकस आपकी स्किल्स के ऊपर होना चाहिए। अच्छा, ये म्यूट कर लें, किसी की तरफ से मेरे ख्याल से थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है। अच्छा, आप लोगों का फोकस होना चाहिए कि आप लोगों ने सर्टिफिकेशन से ज़्यादा अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करना, कि आपकी स्किल्स इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको अपने अपने आप को भी डिफेंड कर सको, अपने कैरियर को डिफेंड कर सको, और आप अपनी किसी भी इंटरव्यूज को क्लियर कर सको। लेकिन जब आप इंटरव्यूज क्लियर करते हो, दिस इज द अनदर थिंग, कि अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो आप जब सर्टिफिकेशन रख के बात करते हो तो ऑब्वियसली वो आपको ये ज़रूर इस चीज़ पे करते हैं कि आपने एक पूरा एग्जाम, एक पूरा रोड मैप फॉलो करके किया हुआ है। क्यूबरनेटिस सर्टिफिकेशन के ऊपर मैंने इसलिए मैं हाईलाइट किया बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन। डेवऑप्स इंजीनियर के लिए सबसे ज़्यादा जो दो टूल्स हैं जिनके ऊपर मैं कहता हूँ कि आप अपने आप को प्रोमिनेंट कर सकते हो एज अदर डेवऑप्स इंजीनियर, तो उनमें एक क्यूबरनेटिस और एक टेराफॉर्म है। ये दो टूल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर अगर आपने अच्छे से काम किया हुआ है, एक अच्छे स्किलफुल जो है वो आप डेवऑप्स इंजीनियर कहला सकते हो। बट यू जस्ट नीड टू फोकस। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप न्यू कमर्स हो, अभी नए स्टार्ट कर रहे हो कैरियर को, तो अभी सर्टिफिकेशन की टेंशन नहीं लेनी। आपको सारे टूल्स मैंने पीछे एक्सप्लेन किए हैं, इन सब के ऊपर वर्किंग करो, इनको एक्सप्लोर करो, इनके ऊपर काम करो, डिफरेंट लैब्स करो। मैं आपको इंशाल्लाह एंड पे बताऊंगा कि हम, मैंने जो अपना पूरा ट्रेनिंग कोर्स भी बनाया हुआ है उसके ऊपर मैंने कितने प्रोजेक्ट्स डाले हुए हैं। उसका मेनली रीजन ये है, और मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि उन सारे प्रोजेक्ट्स को अच्छे से परफॉर्म करो, उन सारे प्रोजेक्ट्स को अपने रिज्यूमे में ऐड करो। अगर आप उसको डिफेंड कर सकते हो तो आप अपने आप को एक्सपीरियंस बंदा शो करके जो है वो जॉब कैप्चर कर सकते हो, ना कि आप किसी एसोसिएट लेवल की पोजीशन के ऊपर काम करो। बिकॉज डेवऑप्स इंजीनियर के ऊपर एसोसिएट की पोजीशंस बहुत जो है वो मिनिमल होती हैं। कंपनीज नहीं चाहती कि मैं किसी अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किसी एसोसिएट को पकड़ा दूं। तो इसीलिए ये भी हम एंड पे डिस्कस करते हैं कि क्या करना चाहिए आपको। अगेन, लिनक्स की सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, डॉकर की सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, जो कि आपको एक अच्छा सैलरी, आप अगर काम करें आपके लिए एक सैलरी बोनस ऐड हो जाता है, आपकी सैलरी में इतने परसेंट जो है वो इंक्रीज होता है। क्यूबरनेटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आई एम रिकमेंडेड कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है।
इसके अलावा टेराफॉर्म भी मैंने मेंशन की हुई है, टेराफॉर्म की सर्टिफिकेशन भी ज़रूर करें। ये सिक्योरिटी है, क्यूबरनेटीज सर्टिफाइड क्यूबरनेटीज सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर होता है, तो ये अपने स्पेशलिटी सर्टिफिकेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ये करना ज़रूरी है। एनसिबल की है, आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट्स सर्टिफिकेशन, लेकिन कर लें अच्छा है, ना करें तो इतना को वो नहीं है, आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और वो है कि भाई एआई का क्या रोल है। एआई ने सारी इंडस्ट्री को तो इफेक्ट किया है, क्या डेवऑप्स को कितना इफेक्ट किया है, डेवऑप्स में हम कैसे एआई को यूज कर सकते हैं, कैसे हमें चलना चाहिए। तो एक बात याद रखना कि एआई ने, इट्स अ रियलिटी, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर आप एआई लर्न नहीं कर रहे, अगर आप एआई को यूज नहीं कर रहे, तो ये बात याद रखना आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो या एआई को मैं जरूर लाइन लर्न करना है, इसमें हेजिटेट भी नहीं करना। वो ठीक लग रहा है यार। कुछ जी म्यूट कर लें प्लीज। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि एआई इज अ रियलिटी, सो प्लीज डोंट इग्नोर इट। अगर कोई यूज नहीं कर रहा तो उसको जरूर यूज करे। लोग पहले हेजिटेट करते थे, यार चैट जीपीटी हम यूज कर रहे हैं, हम लोग क्लॉड यूज कर रहे हैं, या जेमिनी यूज कर रहे हैं, कोई भी अगर एआई एलएलएम यूज कर रहे हैं, तो हम लोग पहले थोड़ा सा हेजिटेट करते थे, यार किसी को नहीं बताना, यूज करेंगे बैकएंड पे लेकिन बताएंगे किसी को नहीं। लेकिन ये बात याद रखो, नो नीड टू वरी। कंपनीज, मैं कई सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ काम कर चुका हूँ, अब कंपनी सॉफ्टवेयर हाउसेस खुद आपको लाइसेंस्ड जो है वो एआई टूल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं जिस क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, उसने मुझे लाइसेंस को पायलट जो है वो दिया हुआ है, जो मेरे विजुअल स्टूडियो कोड के साथ इंटीग्रेटेड है। मैं कोड लिखता हूँ, उसको कहता हूँ रिव्यू करे, जब वो सारी टेस्टिंग कर लेता है, मैं उसको फिर भी एक दफ़ा मेक श्योर करता हूँ और फिर मैं उसको चेंजेस को पुश करता हूँ। तो ये बात ये कि इट्स अ रियलिटी, आप लोगों को ज़रूर यूज़ करना चाहिए, आप लोगों को ज़रूर इसको ऐड ऑन करना चाहिए। इससे बेनिफिट क्या लेंगे, आप अपने अच्छे लेवल के कोड लिखें। कोड आप लिखें, इनिशियली आपको खुद लिखने चाहिए, बिकॉज अगर आप खुद नहीं लिखोगे तो फिर वही गैप जनरेट हो जाएगा कि आप लोग जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर पाओगे। इसीलिए आई एम रिकमेंडिंग इट टू यू कि आप लोग जरूर यूज करो, लेकिन अपने कोड को रिव्यू करवाने के लिए यूज करो, उसके अंदर बेटरमेंट लेके आने के लिए यूज करो। कि फॉर एग्जांपल अगर आपका एक पाइपलाइन का एक वर्कफ्लो लिखा है जो 100 लाइनों का है, लेकिन आपको लगता है यार मैंने इतना नीट कोड नहीं लिखा, तो इस एआई, किसी भी एआई टूल को प्रोवाइड करो, दो उससे को कि इसको रिव्यू करे और इसको इसके अंदर फंक्शंस यानी कि लूप्स क्रिएट करे, कि एक लूप चले जिसके थ्रू मैं अपने कोड को शॉर्ट भी करूं और प्रोफेशनली इस कोड को रीडिजाइन कर सकूं। ये कर सकते हो। अब अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रिव्यू करवाते हो, तो एआई को जरूर यूज करो, एआई इज द रियलिटी। इसीलिए मैंने अपने ट्रेनिंग कोर्स के अंदर एआई को ऐड ऑन किया है। मैं पहले अगर, फॉर एग्जांपल मैं अपने ट्रेनिंग कोर्स में एक टूल के ऊपर एक या दो प्रोजेक्ट्स करवाता था, अब मैं 3 या 4 करवाऊंगा। क्यों? क्योंकि पहले मसला ये होता था कि मेरे पास, मैं अगर, हाँ इसमें एक और चीज़ भी होती थी, पहले अगर मैं पीएचपी की, वर्डप्रेस की, नोड की कोई एप्लीकेशन सिर्फ क्या नाम है अपने प्रोजेक्ट में परफॉर्म कराता था, तो अब मैं क्या करूंगा, पीएचपी की, नोड की, वर्डप्रेस की, जावा की, पाइथन की सारी एप्लीकेशंस जो है वो करवाऊंगा। क्योंकि पहले मैं अगर पाइथन इंजीनियर नहीं हूँ, या मैं पाइथन एक्सपर्ट नहीं हूँ, या मैं जावा एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं सैम्पल एप्लीकेशंस नहीं बना सकता था। अब मैं चैट जीपीटी को या किसी भी एलएलएम को कहता हूँ भाई मुझे एक सैंपल एप्लीकेशन बना दे जिसमें हेलो वर्ल्ड ही बेशक लिखा हो, ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को वो दिखा सकूं कि भाई अगर आपको पीएचपी डिप्लॉय करनी है, इसके लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, नोड डिप्लॉय करनी एप्लीकेशन कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जावा की एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। ये सारी चीजें मैं अपने ट्रेनिंग कोर्स में इसलिए लेके आया हूं, ताकि मैं अपने लिए भी बेनिफिट लेके आ सकूं और अपने स्टूडेंट्स को बेटर तरीके से सर्व कर सकूं। अदरवाइज ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम लोग, मैं क्या करता हूं आमतौर पर वैसे यही होता है कि हम एक या दो सैंपल एप्लीकेशन पे काम करते हैं, लेकिन अब कॉन्फिडेंस इसलिए ज्यादा हो गया बिकॉज मेरे पास सैंपल एप्लीकेशंस जो है मैं इससे बनवाऊंगा, डिप्लॉयमेंट का सारा प्रोसेस मुझे पता है, आई विल डू दैट। तो ये सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। लर्निंग के लिए जरूर यूज करो। एआई इज द रियलिटी, आई एम सेइंग अगेन कि एआई को इग्नोर नहीं करना, अदरवाइज आप इग्नोर हो जाओगे कंपनी यानी कि जॉब मार्केट से। क्योंकि एआई ने इफेक्ट जरूर करना है, लेकिन एआई की वजह से एक बात याद रखना, मैं आपको अभी बहुत 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 क्लोज रीसेंट एक जो है वो स्टोरी सुना देता हूँ, कि जिसमें एआई की वजह से मैं खुद बहुत ज़्यादा, एक कह सकते हैं कि अपनी एप्लीकेशन को डाउन कर बैठा था एआई की वजह से, क्योंकि मैंने ज़्यादा रिलाय कर लिया था उसके ऊपर। हुआ ये था कि मैंने कुछ एप्लीकेशन की चेंजेस, ऐसी चेंजेस करनी थी जो कि आमतौर पे मैं चेंजेस नहीं करता क्लाउड लेवल के ऊपर। और क्लाउड लेवल के ऊपर एलएलएम मैंने क्योंकि पेड भी लिया हुआ है, तो मेरे पास लेटेस्ट उसकी अपडेट जरूर होती हैं, लेटेस्ट सब कुछ आता है, लेकिन कंसोल लेवल की जो चेंजेस हैं उसमें थोड़ा सा एलएलएम वीक होता है।
कोड लेवल में वो थोड़ा तेज है कि कोड को रिव्यू करता है, सब कुछ कर, लेकिन अगर आपने कंसोल से कोई चेंजेस करनी है, कंसोल मतलब डैशबोर्ड से कोई चेंजेस करनी है, तो उसकी ऑप्शंस का उसको नहीं पता चलता। उससे मैंने एक चीज पूछी, उसने मुझे रेकमेंड की, और इट्स अ वेरी सिक्योर मेथड, क्योंकि मैं ये नहीं कि अन्य वाव उधर से पकड़ा और मैंने उठा के अपनी चेंजेस उठा दी। मैंने नोटिस किया कि यार ये जो चेंजेस उसे मांग रहा हूँ, ये चेंजेस सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के स्पेसिफिक प्राइवेट फीचर को इफेक्ट करेंगी, प्रोडक्शन का इम्पैक्ट नहीं करेंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने उसकी चेंजेस यानी कि उससे जनरेट करवाई और उसको अप्लाई करना शुरू कर दी। जब मैंने अप्लाई करना शुरू कर दी, तो वो मेरा पूरा फीचर, यानी कि वो एक इसमें AWS क्लाउड के ऊपर एक होता है, एप्लीकेशन जनरेट करते हैं प्राइवेट, जो है वो हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं, इंटरनल लोड बैलेंसर कहते हैं उसको। मैंने वो जनरेट किया, इंटरनल लोड बैलेंसर जनरेट किया अपनी एप्लीकेशन के लिए, और सेपरेट क्रिएट किया। तो यहां पर मैं अपने तौर पे मेक श्योर था कि भाई सेपरेट भी है, प्राइवेट भी है, और इसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि इसने, जिस तरह मैंने इसे क्यूरी की, जिस तरह मैंने इसे प्रॉम्प्ट किया, इसने वैसा रिजल्ट दिया, मैंने वैसे अप्लाई करना शुरू किया। लेकिन AWS की डॉक्यूमेंटेशन को रीड नहीं किया मैंने। AWS की डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन था कि अगर आप प्राइवेट इंटरनल लोड बैलेंसर क्रिएट करते हैं और आपका सेम नाम से पब्लिक लोड बैलेंसर भी क्रिएटेड है, और उसमें सेम रूल्स डिफाइन हैं, मैं ज्यादा डेफ नहीं जाता, अगर आप में से किसी को नहीं आइडिया तो कंफ्यूज ना हो जाए, सेम रूल्स डिफाइन है, तो वो आपस में बाहर की ट्रैफिक को इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो विद इन सर्वर्स आपस में कम्युनिकेशन चल रही है उसको इफेक्ट करेगा। और ये चीज चैट जीपीटी ने नहीं बताई। जैसे ही मैंने उसको आप किया, लाइव किया, थोड़ी देर बाद जो पब्लिक रिक्वेस्ट थी वो सही थी, लेकिन इंटरनल बिटवीन सर्वर्स जो एप्लीकेशन की जो सर्विसेज थी, वो कम्युनिकेशन जो है वो डाउन हो गई, क्योंकि उसमें एक लूप बन गया। वो बाहर नहीं जा रही थी ट्रैफिक, वो लूप बन गया। पहले वो एक एप्लीकेशन एक फीचर जो है वो उसको रिस्पॉन्ड बैक कर रहा था, अब वो आपस में कम्युनिकेशन में उनका प्रॉब्लम आया, जिसकी वजह से 10 मिनट्स का डाउन टाइम आ गया। मुझे एकदम रियलाइज हुआ, मैंने जस्ट उसको डिलीट किया, वो वापस लूप सही हुआ और वो चल गया। लेकिन ये वो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि आपने 100% जो है वो किसी भी AI टूल के ऊपर रिलाई नहीं करना। आपको अपना माइंड जरूर यूज करना है, आपको यूज करना है, देखना है। हालांकि ये चीज़ ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं एज अ क्लाउड इंजीनियर भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अब वो मुझे एक्सपीरियंस हो गया ऑब्वियसली कि भाई ऐसा हो सकता है। इसीलिए चीज़ ये कि अगेन आई एम सेइंग कि रिलाय करना जरूर है, लेकिन अपने ऊपर भी रखना है, पूरी तरह से वेरीफाई करना है और फिर चेंजेस को अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, AI जरूर यूज करना। आई हैव एडेड इट टू माय कोर्स, मैं इसको प्रैक्टिकली भी यूज कर रहा हूँ, चैट जीपीटी भी यूज करता हूँ, क्लॉड भी यूज करता हूँ। जेमिनाई पे मैंने पूरा एक अपना जो है वो AI एजेंट भी बनाया था, गूगल जेमिनाई को यूज करके, 2.5 प्रो को यूज करके। तो वो भी मैंने सिर्फ लर्निंग के तौर पे किया था। मेरी जो जॉब रिक्वायरमेंट है, आई एम जस्ट यूज टू लर्न कि ये होता कैसे है, और कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं थी, ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ भी नहीं था। तो ये जरूर लर्न करना है। अब बात आती है मल्टीपल पाथ्स क्या हैं डेवऑप्स की। यहाँ पर कैरियर के अंदर आप डेवऑप्स इंजीनियर भी बन सकते हैं, साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर भी बन सकते हैं, और क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर भी बन सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, हम लोग सारे मेरे ख्याल से इस पूरे वेबिनार के अंदर मैक्सिमम जो होंगे वो पाकिस्तानी ही होंगे, और पाकिस्तान से ही होंगे। तो पाकिस्तान के अंदर ये बात याद रखना कि हमारी जो जॉब मार्केट है ना, वो एक डेवऑप्स इंजीनियर से ये सब कुछ एक्सपेक्ट करती है कि वो डेवऑप्स इंजीनियर भी हो, वो साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर भी हो, वो क्लाउड इंजीनियर भी हो। उसी ने क्लाउड भी मैनेज करना है, उसने डेवऑप्स भी मैनेज करना है, पाइपलाइनिंग भी बनानी है, और उसने साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर वाले यानी मॉनिटरिंग के पूरे सारे सेटअप भी करने हैं और उनको करना है। तो इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करना है इस चीज़ के लिए, और डरना नहीं है। एक बात याद रखना कि ये चीज़ सोच के कि भाई ये तो बड़ी मुश्किल मैं चीज़ें बोल रहा हूँ, ये तो नहीं हो सकता, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैंने बताया कि मैं स्टिल अभी भी प्रोग्रामिंग में बहुत वीक हूँ, फिर भी मैं डेवऑप्स इंजीनियर। इसका मतलब है कि प्रोग्रामिंग की बहुत हाई एंड किस्म की जरूरत नहीं है। आपके पास हो स्किल, इट्स अ गुड थिंग। मैं इसलिए अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं जो डेवलपमेंट साइड से आ रहे होते हैं, मैं उनको ये कहता हूँ यार, आपके पास तो एक बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट है कि आपके पास प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस है, डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, इसलिए आप लोग अच्छे डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हो। लेकिन वो मार खा जाते हैं ये आईटी के अंदर, यानी सिक्योरिटी के अंदर मार खा जाते हैं वो लोग। आईटी वाले जो है वो सिक्योरिटी और इनमें चीज़ होते हैं, वो प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा वीक होते हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि चल सकता है, आपने काम चला सकते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ों को पॉलिश करते हैं, लेकिन यू शुड स्टार्ट इट, ताकि आप एक स्किल पाथ वो पकड़ें जो इस टाइम पाकिस्तान क्या इंटरनेशनली मार्केट में भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। बहुत ज़्यादा लोग इसको फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स जो है वो इस पे जा रहे हैं, इसकी जॉब मार्केट काफ़ी सिक्योर और काफ़ी स्टेबल है इस टाइम। तो इसको ज़रूर पाथ को फॉलो करें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे वैसी सैलरी पैकेजेस लिखे हुए हैं, लेकिन ये बात याद रखना, ये इंटरनेशनल हैं और ये रियल हैं।
ऐसा नहीं है। और ये एक बात याद रखना, ये पर एनम होते हैं डॉलर्स में, जितनी भी हम वो पैकेजेस मेंशन करते हैं वो साल के होते हैं, ना कि वो पर मंथ होते हैं। इतनी बड़ी पर मंथ नहीं हो सकते वहाँ पर। तो ये बात याद रखें। टूल्स, मैंने अगेन एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ टूल्स का। अच्छा, एक काम करते हैं, बल्कि आप लोग के अभी तक से पिछले चीज़ों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन करो, ताकि मैं भी थोड़ा सांस ले लूँ। और आप लोग जो है वो क्या नाम है, मुझसे क्वेश्चन कर लोगे, उसके बाद मैं ये होगा, फिर मैं आगे आप लोग को एक्सप्लेन भी करता हूँ, ठीक है? तो अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ क्वेश्चन करें। वन बाय वन अनम्यूट अस्सलाम करके तो आप लोग अस्सलाम वालेकुम सर। जी पाकिस्तान। जी अली। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जिस तरह हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जिस तरह मशीन लर्निंग के अंदर या आजकल के दौर में जेनेटिव एआई के अंदर एलएलएम पॉपुलर हैं, तो एलएलएम ओप्स की जॉब्स अक्सर देखने को मिलती हैं। एल मशीन लर्निंग ऑपरेशन एमएल ओप्स की जॉब्स अक्सर देखने को मिलती हैं। तो तो अभी डेवऑप्स के अंदर आपने कुछ टूल सेट आपने बताए थे। तो डेवऑप्स के अंदर कौन-कौन से ऐसे टूल्स हैं जो हम एलएलएम ओप्स के अंदर और एमएल ओप्स के अंदर फिट कर सकते हैं? क्योंकि उनकी जॉब हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर टूल रिक्वायरमेंट्स के अंदर ये मेंशन होता है कि आपको कंटेनराइज़ेशन आना चाहिए, आपको सीI/CD आनी चाहिए, हम्म। ठीक है? और आपको इस तरह के दूसरे टूल्स आपको आने चाहिए जो कि डेवऑप्स के अंदर पढ़ाए जाते हैं। हम्म। तो कौन-कौन से टूल्स या कौन-कौन सही से है। कंसेप्ट हमें यहाँ से ड्राइव करने चाहिए, या ये कौन-कौन से टूल्स हमें स्किल्स लेनी चाहिए ताकि हम ना दूसरे जॉब्स पोर्टफोलियो के अंदर हम पूरा उतर सकें? थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। असल में होता ही है कि जिस तरह आपने भी बात की है, इस तरह एमएल ऑप्स भी है, सेकऑप्स भी आ जाता है। ये जो ना, ये सारे इसके बाद फिनऑप्स भी आता है जो फाइनेंस वाली साइड है। तो ये बात याद रखना कि डेवऑप्स एक कोर यानी कि बेसिक्स है। अगर मैं इसको, अगर जिस तरह आपने एमएल ऑप्स या डिफरेंट मैंने आपको बात की है, जॉब डिस्क्रिप्शन की आप बात की है, यानी जॉब टाइटल्स की बात की है। डेवऑप्स बेसिक्स इसलिए मानी जाती है इन चीज़ की, क्योंकि अगर आपका लिनक्स या आपका कंटेनराइजेशन या आपका CI/CD ये स्ट्रांग नहीं है, तो फिर आप अगले जो है वो उनमें नहीं क्या नाम है जा सकते, बिकॉज ये बेसिक्स है। आपको इतना पता हो कि आपने जो है वो डॉकर सीखना है, क्योंकि जिस आपने बात की कि कौन कौन से डेवऑप्स के टूल्स, तो ये याद रखें कि लिनक्स मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। डॉकर डॉकर इसलिए सीखना है कि डॉकर वैसे तो कंटेनराइजेशन में सबसे मेन माना जाता है। उसके अलावा कंटेनर डी भी है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन कंटेनर, अगर आपके पास डॉकर का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कभी भी क्यूबरनेटीज लर्न नहीं कर सकते। क्यूबरनेटीज इस टाइम सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। एमएल ऑप्स में भी यूज़ होता है, एआई ऑप्स के अंदर भी यूज़ हो रहा है, फिन ऑप्स के अंदर भी यूज़ हो रहा है, सेक ऑप्स के अंदर भी यूज़ हो रहा है। तो इसका मेनली पर्पज़ ये है कि डॉकर सीखो ताकि आप क्यूबरनेटीज में अच्छे हो सको, ठीक है? जिस तरह IAC मैंने आपको बात की, तो उसमें मैंने टेराफॉर्म की ज़्यादा हाईलाइट टेराफॉर्म किया है। मैंने ये कहा ही नहीं कि भाई क्लाउड फॉर्मेशन सीखो, या मेरे ख्याल से उसके अंदर होता है, गूगल के अंदर होता है, क्लाउड फंक्शंस होते हैं, वो सीखो। तो इनको ना मैंने इसलिए फोकस किया कि एक चीज़ सीखो, वो है टेराफॉर्म। और टेराफॉर्म भी सीखना है या कोई भी इस तरह का टूल सीखना है, तो इसकी, अब देखिए, हर जगह पे जो सबसे बड़ा डेवऑप्स इंजीनियर ऐसा हमें एक या मेरे स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम रही है, वो ये रहती है कि सर हम पहले ही प्रोग्रामिंग में इतने वीक हैं। तो आपने इतनी सारी जो है वो कहा है कि टूल्स हैं, और इन टूल्स के अंदर भी कोड यूज़ होता है। तो बिल्कुल होता है। लेकिन एक बात याद रखो, मैं तो कहता हूँ कि पहले डेवऑप्स इंजीनियर जो बनते थे उनसे ज़्यादा अब बनना आसान है, बिकॉज अब LLMs अवेलेबल है। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती, आपने क्या करना है, आपको डॉकर फाइल लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, डॉकर फाइल होती क्या, मैं डॉकर फाइल एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि अगर आपने नोड की कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है ना, तो आप क्या करोगे, जितनी भी यानी कि बेस, आपको नोड का कौन सा वर्जन चाहिए वो आप डिफाइन कर दोगे। आपको कोड की कौन कौन सी फाइल्स चाहिए, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज या पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, आपकी एप्लीकेशन कैसे चलनी है, वो एक फाइल में आप नोट डाउन कर देते हो। उस इट्स कॉल्ड द डॉकर फाइल। वो जब वो डॉकर फाइल से कंटेनर बनता है, यानी कि वो डॉकर फाइल क्या करता है, वो उससे इमेज बनेगा और इमेज से फिर कंटेनर बनेगा, ठीक है? तो बात बताने की ये है कि अगर आपको डॉकर फाइल लिखनी है, आप अपने ChatGPT या किसी भी LLM को, मैं ये कहता हूँ कि यूज करो, लेकिन बेसिक्स जरूर समझो। आपने उसको बताना है कि भाई ये मेरा एप्लीकेशन का कोड है,
मुझे इसके लिए या मेरे डेवलपर ने ये बताया कि मेरी एप्लीकेशन के लिए नोड का ये वाला वर्जन चाहिए, ये इसकी पैकेजेस हैं, ये कोड की इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, और इसको चलाना ऐसे है, इसके लिए ये वाली पोर्ट एक्सपोज करनी है, ये सब कुछ के हिसाब से ना मुझे एक अच्छी डॉकर फाइल लिख दो। आप वो डॉकर फाइल पकड़ोगे, उसको लोकली डिप्लॉय करोगे, अपना कोड चला के एप्लीकेशन जब चल जाएगी, डेवलपर से एक दफ़ा कंसल्ट कर लो कि भाई एप्लीकेशन सही है मेरी, वो कहेगा ओके है, आप वही वाली अगर प्रोडक्शन में भी ले जाओगे तो वो प्रोडक्शन में भी ऐसी चलेगी। तो मेनली बताने का पर्पस ये है कि आपको डॉकर सीखना है, क्यूबरनेटीज सीखना है, टेराफॉर्म आईएसी के लिए सीखना है, सीआईसीडी के लिए मैंने आपको बताया कि जेंकिंस भी सीख सकते हो, गिटहब एक्शंस भी सीख सकते हो। अदरवाइज गिटहब एक्शंस के लिए गिटहब एक्शंस भी है, बिट बकेट एक्शंस भी है, क्या नाम है, गिट लैब एक्शंस भी है। यानी कि सब तकरीबन सेम है, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। वर्क फ्लोज क्रिएट कर YAML के अंदर, YAML है यार अनदर मार्कअप लैंग्वेज माना जाता है। एक बात याद रखो, इट्स अ वेरी वेरी इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको आप यूज़ कर सकते हो। मार्कअप लैंग्वेज माना जाता है कि इसको आप यूज़ करते हो कि अपने पूरे वर्क फ्लोज लिखने के लिए। तो इसीलिए ज़्यादातर, अच्छा YAML कहाँ कहाँ यूज़ होती है? YAML डॉकर में भी यूज़ होती है, YAML क्यूबरनेटीज में भी यूज़ होती है, YAML जो है वो आपकी गिटहब एक्शंस में भी यूज़ होती है, YAML ही आपकी एनसिबल की प्लेबुक्स में भी यूज़ होती है। तो ज़्यादातर हमारा जो पाला पड़ता है वो YAML के साथ पड़ता है, और YAML लिटरली बहुत ईजी है, उसमें कॉम्प्लेक्स किस्म की वो चीज़ें नहीं होती। लेकिन उसमें कुछ चैलेंजेस होते हैं जो मैं अपने उसमें कोर्स में भी हाईलाइट करता हूँ कि इंडेंटेशंस के कुछ इश्यूज होते हैं, वो है। और अगेन आई एम सेइंग, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि अब एआई ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया हुआ है ऑनेस्टली। अगर आप अपना पूरा वर्क फ्लो अच्छे से लिखना चाहते हो, अगेन कि आप उसको वहां से लिखवाओ, लोकली अच्छे से टेस्ट करो, वेन एवर यू आर कंफर्टेबल, वेन यू आर अचीव एवरीथिंग, देन यू शुड गो टू द प्रोडक्शन और द डेवलपमेंट और स्टेजिंग एनवायरमेंट्स। ठीक है, तो वहां जा सकते हो। अगेन सारी चीजें प्री रेक्विजिट्स आपने जरूर लर्न करने हैं। ओके, थैंक अस्सलाम यू सो वालेकुम मच। सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने यूट्यूब के ऊपर आपका गिट, डोकर और बहुत काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा हम्म। पढ़ाया है। और थैंक यू। मैं अभी करंटली डेवलप इंजीनियर हूँ। और मुझे हम्म। तकरीबन 1.5 साल हो गया है। पहले मैंने जेनकिन पे काम किया हुआ है, उसके बाद मैं डोकर, क्यूबरनेटीज, एंसिबल हम्म। और टेराफार्म पे भी काम किया हुआ है। लेकिन नाइस। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मेरा ना एक दोस्त है, तो उसे ना एक प्रोजेक्ट आया मॉनिटरिंग के ऊपर। तो उसने हम्म। वो काफ़ी ज़्यादा काम उसका मॉनिटरिंग के ऊपर आ गया, तो उससे हुआ नहीं वो। तो कहने का हम्म। मतलब ये है कि इतने सारे टूल्स हैं और इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशन हैं, हम्म। तो ये जो टूल आपने नाम लिए हैं, लेकिन हम्म। जो रिमोट जॉब है वो इससे हट के भी काम आ सकता है, तो उसको कैसे हैंडल किया जाए? हम्म। एक तो ये क्वेश्चन था, सही। और दूसरा ये है कि अभी जो रिसेंटली मैं जिस पे काम कर रहा हूँ वो डोकर पे है। तो हम्म। डोकर और क्यूबरनेट्स ही काफ़ी होते हैं या और भी बहुत सारे? एट द एंड क्वेश्चन मेरा वही है कि हम्म। बहुत सारे टूल्स हैं। हम्म। तो जो बाहर से काम आता है ना, अब्रॉड कंट्री से, वो लाइक हम्म। डिफरेंट भी हो सकता है आपका। तो उसको कैसे हैंडल बिल्कुल। करें? अच्छा, हाँ नहीं, ये बात, ये मैंने बताया ना कि डेवॉप्स के, मैंने पिछली स्लाइड्स में इसीलिए वो बनाई थी कि डेवॉप्स के टूल्स तो हंड्रेड्स ऑफ टूल्स हैं, आप इतने टूल्स हैं कि आप हर किसी को लर्न नहीं कर सकते। लेकिन चीज़ ये कि उनके ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना क्लियर करने का, ये मैंने कंटेनराइजेशन की बात की, जिस तरह इन्होंने डॉकर की या क्यूबरनेटिस की बात की, तो बिल्कुल डॉकर, अब तो डॉकर की जगह जो है वो भी यूज़ हो रहा है, क्या नाम है, कंटेनर डी। अब तो क्योंकि क्यूबरनेटिस ने सपोर्ट ही खत्म कर दी ना डॉकर की, तो कंटेनर डी यूज़ होता है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने जब कंटेनर डी पहली दफ़ा यूज़ किया था, मुझे इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुई बिकॉज कमांड लाइन चेंज हो गई थी, उसकी कमांड्स यानी कि चेंज हो गई थी। अदरवाइज यानी कि पीछे जो कंटेनर्स क्रिएट हो रहे हैं वो उसी तरह क्रिएट हो रहे हैं, इमेजेस जो बने थे वो वैसे बने, उसका नेटवर्क वैसे बना, उसके वॉल्यूम्स वैसे बने, हर चीज़ वैसी थी, सिर्फ कमांड्स डिफरेंट होगी, कमांड्स डिफरेंट आ गई थी उसकी। ठीक है, क्रिक इन जो बनी क्रिक करके होती है ना उसकी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही। तो आप वो यूज़ करते हो। अब बात ये आती है कि आपने वो यूज़ की, अब मॉनिटरिंग से रिलेटेड तो मॉनिटरिंग टूल्स इतने ज़्यादा हैं कि लिटरली अब हर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में पहले काम करता था वो ओपन यानी कि एक प्रोप्राइटरी टूल था, logs.io, वो यूज़ कर रहे थे। अब वो क्या था, वो जिस तरह का डाटा डॉग है उस तरह का टूल था, लेकिन उनकी अपनी कन्फिग्रेशंस थी। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, कॉन्सेप्ट अगर आपका पक्का, जिस तरह ईएलके की मैंने यहाँ पे पिछली स्लाइड्स में ईएलके का मेंशन किया था, अगर आपके ईएलके के ऊपर आपने काम किया, ये लॉगिंग टूल है, इसे कहते हैं इलास्टिक सर्च, लॉग स्टैश एंड किबाना। ये तीन एप्लीकेशंस हैं या टूल्स हैं, उनके थ्रू एक पूरा ईएलके स्टैक बनता है, और उसके ऊपर फिर आप अपनी इंटीग्रेशन करके लॉगिंग जनरेट करते हो।
ऑनेस्टली स्पीकिंग आप ELK को यूज करो और डेटाडॉग को यूज करो। ELK आपको ओपन सोर्स मिल जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, यहां पर आपकी जो लर्निंग होगी वो आपकी बेपनाह लर्निंग होगी। लेकिन डेटाडॉग क्या होगा, एक डैशबोर्ड होगा, आपको सब कुछ इंटीग्रेटेड मिलेगा, आपने सिर्फ अपने सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करना है और अपने यूज करना है। तो चीज ये कि कुछ चीजें प्रोप्राइटरी टूल्स हैं, यानी कि जो पेड टूल्स होंगे, यानी कि जो आपके एंटरप्राइज टूल्स होते हैं, एंटरप्राइज टूल्स में आपका काम कम है। कम्युनिटी टूल्स जो ओपन सोर्स टूल्स हैं उनके अंदर काम आपका ज्यादा हो जाता है। इसलिए मैं लर्न करने के लिए कहता हूँ कि ओपन सोर्स टूल्स को लर्न कर लो, कम्युनिटी जो टूल्स है उनके ऊपर काम कर लो, एंड देन यू शुड इजीली वर्क ऑन द एंटरप्राइज टूल्स। आई नो दैट कि टूल्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बेसिक्स लेवल के लॉगिंग के सारे टूल्स पे काम कर लो, मॉनिटरिंग के टूल्स के ऊपर काम कर लो, जिस तरह मैंने यहाँ पर प्रोमीथियस ग्राफाना किया हुआ है। अगर आप इनको अच्छे से काम कर लेते हो, मेरा ख्याल है कि आप बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग मैनेज कर सकते हो। नेजियोस मैंने मेंशन किया हुआ है, और ELK मेंशन किया हुआ है, और डाटाडॉग भी मेंशन किए हुए हैं। आपकी बेसिक्स बहुत अच्छी हो जाएंगी। आई नो दैट, अगेन आई एम एक्नॉलेजिंग इट कि टूल्स बहुत ज़्यादा हैं, बट बेसिक्स ओपन सोर्स पे काम करोगे तो आपकी लर्निंग अच्छी हो अच्छा सर, ये भी है कि आपका जाएगी। जो कोर्स है ये 4 मंथ का है या 3 मंथ का है? 4.5 मंथ्स, 4 मंथ्स मैंने वैसे मैं लिखा 3.5 हुआ, लेकिन 4 to 4.5 लग जाते हैं, क्योंकि मैं बताया ना कि मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ ना, फिर मुझे ये होता है कि मैं जितनी चीज़ें न्यू भी सीख रहा हूँ या कर रहा हूँ ना, मैं वो भी ऐड ऑन करता जाऊँ। तो इसलिए अच्छा पहले सर। मैंने सिर्फ AWS पे किया था, सॉरी, AWS के ऊपर मैंने ज़्यादा काम किया हुआ था, लेकिन रिसेंटली मैंने GCP किया, तो मैंने GCP भी ऐड कर दिया उसके अंदर। लेकिन मैंने पूरा DCP नहीं पढ़ा रहा, लेकिन यानी कि अगर मैंने सर्वर्स बनाने हैं तो कई दफ़ा मैं AWS पे बना लूंगा, कई दफ़ा GCP बना, स्टोरेजेस यूज़ करूंगा। एप्लीकेशन की डिप्लॉयमेंट है, अब मैं क्यूबरनेटिस का क्लस्टर सिर्फ AWS EKS पे नहीं करूंगा, GKE की पे भी करूंगा। तो ये पूरा एक मेरा प्रोसेस होता है पढ़ाने का। अच्छा सर, मैंने ये कहना ये था कि मुझे तकरीबन ना 1.5 साल हो गया है, तो मैं चीज़ें हम्म। सीखते ही चला जा रहा हूँ। एप्लीकेशन हम्म। गेटवे हो गया, लोड बैलेंसर हो गया, क्लाउड पे डॉकर, कभी ये पढ़ लिया, कभी वो पढ़ लिया, यानी कि पाथ मेरा ना डिफाइन नहीं है। शायद मैं इस वजह से थोड़ा सा लैग कर रहा हूँ कि डिफरेंट चीज़ों को पढ़ी जा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा गहराई में चला जाता हूँ। बस ये है कि हम्म। अभी भी मुझे अब आना शुरू हुआ है, मतलब ये पिछले कुछ 4-5 माह से, कि मैंने हम्म। कम्युनिकेशन किस तरह करनी है, एक डेवलप इंजीनियर से बात किस तरह करनी है, उसको सोल्यूशन किस तरह देना है कि आप एप्लीकेशन डिप्लॉय कैसे करें। तो ये 4 to 6 मंथ में कैसे पॉसिबल होगा कि एक मतलब के। देखो, 4 to 6 मंथ में हम ये नहीं सीखेंगे कि क्लाइंट कम्युनिकेशन और ये चीज़ें किस तरह होती हैं। असल में हम ये सीखेंगे कि हम अपनी बेसिक्स कैसे बना सकते हैं। हम ये कैसे सीख सकते हैं कि देखें, मैंने इसको इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है अपने ट्रेनिंग कोर्स को, कि ये बेसिक्स से स्टार्ट होता है। बिकॉज मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं बाहर से, स्पेशली ऐसे आते हैं कि जो जिन्होंने जिन्होंने लिनक्स पे भी काम नहीं किया, जिन्होंने LS की कमांड का भी नहीं पता। तो वहां पर जरा क्राइटेरिया डिफिक, तो सबको साथ लेके जाना, तो इसलिए मैं फिर बेसिक्स से स्टार्ट करता हूँ, फिर उधर से लेके जाके, इसीलिए मैंने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ऐड किए हैं। मैंने बताया ना कि मेरा फोकस अब ज़्यादा इस पे ये है कि मैं 2 tier एप्लीकेशंस भी डिप्लॉय करूँ, मैं 3 tier एप्लीकेशंस भी डिप्लॉय करूँ, और पूरा एक प्रोसेस बताऊं कि आमतौर पे कंपनीज में कैसे काम होता है, आमतौर पे कंपनीज जो है वो कैसे जो है डिफरेंट एप्लीकेशंस की डिप्लॉयमेंट्स करती हैं। सो दैट्स द मेन रीज़न। और एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इन्होंने हैंड रेज भी किया हुआ है, मैं उसके बाद इनसे लेता हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सर, जिस तरह हम डेवऑप्स इंजीनियर हैं, इनको एसोसिएट लेवल की या बिगनिंग लेवल की जॉब्स नहीं मिलती, और ये मार्केट में रियलिटी है। मैं भी कभी जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू करता हूँ, मुझे भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपने जो है वो बेसिक लेवल का बंदा नहीं रखना। तो अब बात ये थी कि आप कोई बंदा पहली दफ़ा आ रहा है, वो कैसे इसमें इन होगा। तो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि ट्रेनिंग कहीं से भी करो, बेशक मुझसे कर रहे हो या अपनी लर्निंग कर रहे हो, यूट्यूब पे लर्निंग कर रहे हो, लर्निंग इतने अच्छे से करो, उन प्रोजेक्ट्स को इतने अच्छे से परफॉर्म करो कि आप अपनी रिज्यूमे में उसको ऐड करो कि भाई मैंने पिछली कंपनी में या मैं फ्रीलांसिंग के तौर पे यही काम करता था। अगर आप डिफेंड कर सकते हो अपनी चीज को, तो आप उसको डाल सकते हो। क्योंकि देखो, आपको कंपनीज ने नहीं इस तरह से देनी जॉब्स कि आप जो है वो इनिशियल लेवल के ऊपर अपने आप कहो कि भाई मैंने तो पहली दफ़ा लिनक्स पे काम किया है, मैंने पहली दफ़ा डॉकर पे काम किया है। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कंपनीज का ये होता है, उनकी कोशिश होती है भाई सस्ते में जो अच्छा रिसोर्स मिल जाए। तो चीज़ ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट्स परफॉर्म करो, अपने तौर पे भी लर्निंग कर रहे हो। चैट जीपीटी इतना, ये मैं कहता हूँ LLM के आने के बाद तो इतना आसान काम हो गया है कि आप उसको कहो कि भाई मैं मेरा ये एक्सपीरियंस है, मुझे आज जो है ना डॉकर के 3 प्रोजेक्ट्स जो है वो डिप्लॉय करने हैं, तो मुझे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस लिख लो, डिप्लॉय मैं खुद करूंगा। वेन एवर आई आई हैव स्ट्रक, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपसे पूछूंगा कि भाई यहाँ पर क्या करना है या वहाँ पर क्या करना है। तो अब इट्स वेरी इजी टू लर्न, कोई भी लर्निंग कर सकता है। बट मेनली जो एक ट्रेनिंग कोर्स का पर्पस होता है वो ये होता है कि एक पाथ को फॉलो करेंगे, सब मिलकर लर्न करेंगे, और जहां पर फंसेंगे तो वापस में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स द मेन रीजन। ठीक है। थैंक यू सर। जी अहमद, आपका हैंड रेस था।
अहमद, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मेरे का माइक का इशू, आप मुझे अब आई आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ नस्ट इस्लामाबाद में। और हम्म। स्टडीज मुझे लगा कि मेरा इंटरेस्ट डेवऑप्स या क्लाउड साइड पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में। लेकिन अब तक जो डिस्कशन आपने हम्म। की उसमें ऐसा लगा कि ये रोल या ये पोजीशन फ्रेश ग्रेजुएट या एक समझ ले फ्रेश ग्रेजुएट के लिए नहीं है, जिसमें आपको अगर हम्म। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस हो या इस तरह सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस हो, हम्म। तभी आप डेवऑप्स में स्विच कर हम्म। सकते। तो आपसे पूछना थे सही कि है। ऐसा ही है, ये ट्रू है कि इंडस्ट्री फ्रेश ग्रेजुएट्स को डेवऑप्स की पोजीशन पे नहीं रखती? और सही है। एक और सवाल भी था कि मेरे अभी इंटरेस्ट तो मेरा है और मैंने इसको परस्यू भी करना है, तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी हम्म। को बाकी 2-3 साल है इसको किस तरह प्लान करूं ताकि जब मैं ग्रेजुएट हूं तो मैं पोजीशन के लिए। सही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो ये उस मेरे प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेट भी करता है। लेकिन ये बात है कि कोई फ्रेश ग्रेजुएट इसमें इन हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो ये बात याद रखो कि हो सकता है, ये नहीं कि नहीं हो सकता। मैंने आपको एक जॉब की रियलिटी बताई, मैंने एक पाकिस्तान की मार्केट की रियलिटी बताई है कि ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान की मार्केट में कि वो प्रेफर नहीं करते। लेकिन कंपनीज रखती हैं, तीन चार ही है ना असल में। मसला ये है कि पाकिस्तान में कितनी होंगी, पांच होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, जो बड़ी कंपनीज होंगी जो एसोसिएट लेवल की हायरिंग्स करती होंगी। ये रियलिटी है, दैट्स द मेन रीज़न कि मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि वो कंपनीज कम है कि जो डेवऑप्स इंजीनियर रखती हैं, जो कि एसोसिएट लेवल की रखती हैं। अदरवाइज बहुत कम करते हैं। आपको अदरवाइज अपने आप को डिफेंड करके शो करके एक्सपीरियंस शो करना पड़ता है कि आप वो हैं। बात ये आती है कि क्या फ्रेश ग्रेजुएट को आना चाहिए, तो आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए। या यानी कि आप लोग ये कि मैं आप पहले किस में जाएंगे, यानी कि आप पहले सॉफ्टवेयर में जाएंगे, पहले सॉफ्टवेयर लर्निंग करेंगे, या आईटी में जाएंगे, आईटी की लर्निंग करेंगे और फिर डेवऑप्स में जाएंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने तो ये बात बताई थी कि मैंने 5 साल आईटी में काम किया और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इसमें आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई डोंट हैव अ प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस, इवन कि मैं शायद एक सिंपल सा फंक्शन भी नहीं लिख सकता था। बट लिनक्स के ऊपर मैंने काम किया था, बिकॉज मैंने 5 साल लिनक्स सर्वर्स के ऊपर काम किया हुआ था, बैश के ऊपर थोड़ा काम किया हुआ था, आई नो हाउ टू यूज इट। तो दैट्स द मेन रीज़न कि मुझे पास एक बेसिक्स लिनक्स की थी, लेकिन प्रोग्रामिंग की नहीं थी। मैंने स्टार्ट किया आईटी की, मेरे पास थी। मुझे पता था कि भाई आईटी नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ें मुझे पता थी। एक्चुअली में आना इसलिए भी चाहिए क्योंकि देखिए, फ्रेश अगर आप नहीं आएंगे तो आप पहले 2-3 साल किसी और यानी फील्ड में सॉफ्टवेयर में लगा के दोबारा इसमें आएंगे, तो इट्स कॉल्ड कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कि आपने 3 साल अपने अच्छी प्रोग्रामिंग स्किल्स डेवलप कर ली, तो आपने उसको परसू नहीं किया, आप डेवऑप्स में आने लगे। कुछ आईटी वाले क्यों यहाँ पर आते हैं, या किसी को आप ये फॉर एग्जांपल ले लें कि आप आईटी वाले हैं, तो आईटी वाले इसमें इसलिए आते हैं बिकॉज आईटी अब बहुत चेंज हो चुका हुआ है। आईटी में अब जो मैनेजमेंट हमारी सॉफ्टवेयर कंपनीज में होते हैं, आईटी का ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव वाला काम होता है कि वो सिस्टम्स, यानी कि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर लैपटॉप्स दे रहे हैं, लैपटॉप्स के यानी कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं। नेटवर्क का कोई इशू आ गया, कोई किसी का राउटर नहीं चल रहा, वो जो दो दो तीन प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उनका यही रोल है। दैट्स वाई उनकी सैलरी पैकेजेस बहुत पीछे रह गए। तो डेवऑप्स उनके लिए इजी था कि वो लर्न करते और इसमें आते। तो अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, फ्रेश ग्रेजुएट इसमें आना चाहते हैं, तो सिर्फ उसको क्या लर्न करना है, उसको अभी से अपनी बेसिक्स लिनक्स में पक्की करनी है और उन सारे टूल्स की अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है कि ये टूल्स करते क्या हैं। अपने तौर पे प्रोजेक्ट्स परफॉर्म करना, और प्रोजेक्ट्स परफॉर्म करने के बाद आप अपने आप को ये शो कर सकते हैं कि भाई ठीक है, मैंने अभी ग्रेजुएट किया, लेकिन मैं 6 महीने से फ्रीलांसिंग कर रहा था इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर। मैं डेवऑप्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, या मैं क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था। बिकॉज मुझे ये लगता है पर्सनली तौर पे इट्स नॉट अ डिफिकल्ट। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज टूल्स बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर, लेकिन चीज़ ये कि यू कैन ईजीली स्टार्ट इट एंड यू कैन ईजीली जंप इन। मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग कोर्स के अंदर भी मेंशन करता हूँ, अपने प्रीवियस सेमिनार्स में और वेबिनार्स में मेंशन किया कि अगर किसी बंदे का बाहर जाने का प्लान है कि वो उसने अब्रॉड मूव करना है, किसी भी बड़ी अच्छी कंट्री के अंदर मूव करना है, तो डेवऑप्स या क्लाउड कंप्यूटिंग की स्किल्स लेके ज़रूर जाए। क्योंकि मेरे पर्सनली तौर पे इतने स्टूडेंट्स हैं और वो काम कर रहे हैं, और वो मुझे बताते हैं कि मार्केट में इस टाइम अच्छे इंजीनियर्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है और इजीली मिल जाते हैं, और वहाँ पर कंपैरेटिवली जॉब इजी है, ये जॉब रोल्स इजी हैं। मेरे पिछले वीक मेरा एक स्टूडेंट है, फ्रांस में होता है। अब क्या नाम है, अपने एक और कज़न है कनाडा में, उन्होंने भी रजिस्टर किया है। ही सेड कि डेवऑप्स की इंजीनियरिंग की जॉब वहाँ पर ये है कि डेवऑप्स वाले ने सिर्फ डेवऑप्स का काम करना है, क्लाउड वाले के लिए क्लाउड का लदा बंदा है वहाँ पर। लेकिन हमारे काम में, हमारे केस में नहीं है। मैं तो बता रहा हूँ कि अब तो यहाँ पर ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपको मल्टी क्लाउड आना चाहिए, आपको एडब्ल्यूएस का भी एक्सपर्ट हो, आप जीसीबी के भी एक्सपर्ट हो, आप एज्योर के भी एक्सपर्ट हो, और आपको डेवऑप्स भी आनी चाहिए।
तो इसीलिए बात है कि हम पाकिस्तान की मार्केट के अकॉर्डिंगली बात करें। इंटरनेशनली मार्केट में इट्स लिटिल डिफरेंट। वहाँ पर डिफरेंट ये है कि आपका डिफरेंट रोल्स हैं, आपने उन रोल्स के ऊपर काम करना है, आपको उसमें से कोई और नहीं छेड़ेगा। ठीक है। तो जो फ्रेश ग्रेजुएट है वो ज़रूर आए, मैं तो ऑनेस्टली इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो टाइम वेस्ट नहीं होगा उसका। हमने तो 5 साल किसी और फील्ड में लगा के दोबारा अपने आप को यानी कि जीरो से स्टार्ट किया और फिर दोबारा आए, लेकिन आपके पास तो अभी पूरा मैदान खाली है। लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग कि एआई को ज़रूर अपने ट्रेनिंग के अंदर ऐड रखना है, अपनी लर्निंग के अंदर ऐड रखना है, ताकि आप जो है वो ग्रो कर सको। ठीक है। जी अहमद, आपका मेरे ख्याल से जी शुक्रिया सर। म्यूट आ रहा था। हाँ जी। जी। और किसी का क्वेश्चन, या फिर हम अपनी स्लाइड पे चलते हैं, फिर थोड़ी बार दोबारा क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है। बस ये दो हेलो। तीन स्लाइड्स रह गई, इसके बाद फिर करते हैं हम लोग। जी जी हेलो। जी सर जी, वो मैंने पूछना था कि इसकी सॉरी फीस स्ट्रक्चर क्या होगा? टीम यहाँ पे बैठी हुई है, वो आपको सारी बताती है। मैं कोर्स के एंड पे आपको ना ये जो स्लाइड्स कवर कर लो, फिर उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ठीक है। जी चलें, ठीक है। ठीक है, मैं ये बता दूँ बस ये, क्योंकि अभी मैंने ब्रेक ली थी कि मैं यानी कि इनका इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन टूल्स का दे देता हूँ, तो आप ये देख लें। अच्छा, शॉर्ट इंट्रोडक्शन में ये कि लिनक्स मैंने मेंशन किया हुआ है मेरे ट्रेनिंग कोर्स के अंदर। लिनक्स से स्टार्ट होता है ट्रेनिंग। लिनक्स जो है वो प्री रिक्विजिट है। हम लोग जो ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, यूबंटू का डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ, और मैंने प्रोडक्शन में भी यही लगाए हुए हैं जिस भी क्लाइंट्स के साथ मैं काम करता हूँ। तो लिनक्स हमारा मेन कंसर्न है और मेन प्री है, इसको यूज़ करना है। इसमें ये है कि बेसिक्स से बैश स्क्रिप्टिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉन जॉब्स कैसे होती हैं, इसकी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होती है, और पैकेजेस कैसे इंस्टॉल होने, पैकेज मैनेजमेंट कैसे होती है, वो सब चीज़ें हम लर्न करते हैं। उसके अलावा यूजर्स मैनेजमेंट क्या होगी, परमिशंस मैनेजमेंट क्या होती है, वो हम लोग सब लर्न करते हैं। गिट एंड गिटहब। गिट क्या है? गिट एक यानी टूल है जिसके थ्रू हम जो है वो वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। वर्जन कंट्रोल सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपने डिफरेंट डेवलपर्स ने एक एप्लीकेशन के कोड के ऊपर काम करना है, हर किसी की चेंज जो है वो सेपरेट हो, उसको ट्रैक कैसे किया जा सके, एक चेंज दूसरे को इम्पैक्ट ना करे। ये सब कुछ जो है वो गिट और गिटहब के थ्रू अप्रूव होता है। एक बात याद रखना, गिट इज़ अ सेपरेट टूल एंड गिटहब इज़ अ सेपरेट टूल। लोग यही सोचते हैं कि आज, मैं भी वैसे शुरू शुरू में सोचता था कि गिट और गिटहब एक ही चीज़ है। गिट जो है वो एक यानी कि जिस तरह लिनक्स एक CLI टूल, तो गिट इज अ CLI टूल। और ये गिट जो है वो उसी बंदे ने बनाया हुआ जिसने लिनक्स बनाई थी। ये बात याद रखना, लिनक्स जिस बंदे ने बनाई थी उसी ने ही गिट बनाया था। और गिट जो है वो CLI है जिसके थ्रू हम अपने वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स डिफाइन करते हैं, सोर्स कोड मैनेजमेंट करते हैं कि हमारे कोड कैसे मैनेज होंगे, हमारी जो है वो चेंजेस कैसे ट्रैक होंगी। गिट हब इज़ अ रिपोजिटरी जहां पर हम अपना कोड रखते हैं। लाइक कि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मेरा कोड भी एक रिपोजिटरी में जा रहा है, US में बैठे हुए बंदे का भी कोड उधर ही जा रहा है। हर कोई अपने अपने कोड वहां पर रख रहा है और वहीं से गेट भी कर रहा है। तो ठीक है, एक सेंट्रलाइज्ड किस्म की ना एक एक आपकी कहने स्टोरेज है कोड रखने के लिए। एडिशनल तो बहुत सारी इसमें फीचर्स, जैसे मैंने गिटहब एक्शंस आपको बताया कि अब गिटहब ने क्या किया, आपको पूरा CI/CD वहीं पर दे दिया कि आप वहीं से इंटीग्रेशन करें, वहीं से डिप्लॉयमेंट्स भी करें। ठीक है, तो आपको ये मिल जाता है। अच्छा, एनसिबल के बारे में मैंने ये बताया था कि एनसिबल जो है वो हमारा टूल है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए। कि अगर आपको एक सेंट्रलाइज टूल के थ्रू कह सकते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ सर्वर्स मैनेज करने हैं, आप एनसिबल के थ्रू कॉन्फ़िगरेशंस करके वो मैनेज कर सकते हैं, प्लेबुक्स लिखेंगे उसके थ्रू मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा सेंट्रलाइज किस्म का टूल है जो कि आपको मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। एनसिबल के थ्रू हम यूजर्स मैनेजमेंट भी करते हैं, एप्लीकेशन के जो होते हैं ना कोड मैनेजमेंट, यानी कि आपको nginx सर्वर्स इंस्टॉल कर रहे हैं या अपाची के वेब सर्वर्स इंस्टॉल कर रहे हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशंस डिफाइन करनी है, तो एनसिबल के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इट्स अ कंटेनराइज टूल, सॉरी कंटेनराइज कह रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, जो कि आपको एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल मशीन प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप जो है वो सब कुछ परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये बेनिफिट मिलता है। डॉकर, डॉकर एंड क्यूबरनेटीज, मैं दोनों इकट्ठे एक्सप्लेन कर देता हूँ। डॉकर और क्यूबरनेटीज, अच्छा, डॉकर के लोगों को अगर आप नोटिस करें तो ये एक शिप है और इसके ऊपर कंटेनर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, इसको इसलिए कंटेनराइज कहा जाता है क्या पर्पस क्या होता है? मैं हमेशा अपने सेमिनार्स वेबिनार्स में एग्जांपल देता हूँ कि आज से कुछ अर्सा पहले जब कुछ ओल्ड टाइम की अगर हम बात करें, तो जब हमारे शिप्स के अंदर जो क्या नाम है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होती थी ना, तो वो शिप्स के ऊपर ही होती थी। लेकिन वहां पर एक बड़ा इशू ये होता था कि सामान लेके कैसे जाना है।
यानी कि आपका सामान तो गाड़ियां भी हो सकती हैं, आपका सामान शीशे की चीज़ें भी हो सकती हैं, आपका सामान तो एलईडीज या टीवीज भी हो सकते हैं, कपड़े की चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं एक ही कंटेनर के ऊपर यानी कि एक ही शिप के ऊपर गाड़ी रख दूंगा तो उसके ऊपर शीशे की चीज़ें कैसे रखूंगा, या शीशे की चीज़ें रखूंगा तो गाड़ी कैसे रखूंगा? अगर ये कंटेनर्स को एग्जाम्पल को भी रिमूव करते, कंटेनराइजेशन से पहले की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर एक बड़ा मसला ये होता था कि सामान जाता जरूर था लेकिन थोड़ा जाता था, यानी कि थोड़ा थोड़ा सामान जाता था। फिर उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया कि यार एक कंटेनर होना चाहिए कि जो इतना सॉलिड कंटेनर हो कि उसके अंदर अगर शीशे की चीजें भी पड़ी हुई हैं, यानी कि इस कंटेनर के अंदर शीशे की सारी चीजें पड़ी हुई हैं तो खैर है, उसके ऊपर अगर गाड़ियां भी पड़ी हैं तो कोई मसला नहीं है क्योंकि वो कंटेनर के अंदर है। तो कंटेनर के ऊपर कंटेनर रखो, जितने मर्जी कंटेनर रख लो, और एक ही शिप में बहुत ज्यादा सामान भी जा सकता है। तो सिमिलरली आज से कुछ अर्सा पहले एप्लीकेशन जो सर्वर यानी कि जो हमारी एप्लीकेशंस होती थी, तो एक सर्वर में एक एप्लीकेशन डिप्लॉय होती थी। यानी कि मैं फॉर एग्जांपल अगर व्हाट्सएप की एग्जांपल हूं तो एक सर्वर में एक व्हाट्सएप की एप्लीकेशन चल रही है और कोई एप्लीकेशन चल ही नहीं सकती। तो कंटेनराइजेशन ने ये चीज डिफरेंट की कि एक ही सर्वर के ऊपर आपकी जावा की एप्लीकेशन भी चल रही है, उसके ऊपर पाइथन की एप्लीकेशन भी चल रही है, उसके ऊपर नोड की एप्लीकेशन भी चल रही है, उसके ऊपर पीएचपी की भी चल रही है, उसके ऊपर हर तरह की एप्लीकेशन चल रही है, क्योंकि वो अपने अपने कंटेनर्स के अंदर चल रही है। जब वो अपने अपने कंटेनर्स के अंदर चलेगी तो एक कंटेनर के ऊपर चलने वाली एप्लीकेशन दूसरे कंटेनर के अंदर चलने वाली एप्लीकेशन को डिस्टर्ब नहीं करेगी। अगर वो क्रैश करेगी तो सिर्फ वो क्रैश करेगी, बाकी चलती रहेंगी। ठीक है, तो ये आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। तो कंटेनराइजेशन में ये होता है कि हम बहुत सारे एप्लीकेशन डिफरेंट फ्रेमवर्क्स की एप्लीकेशंस को कंटेनराइज करके अपने सर्वर्स में रखते हैं, सॉरी एक ही सर्वर में रखते हैं और उसको डिप्लॉय कर देते हैं। तो एक सर्वर के ऊपर काफी सारी आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है। क्यूबरनेटीज ने क्या किया, डॉकर असल में ना, अगर मैं इजीएस्ट बहुत इजीएस्ट वर्डिंग में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो डॉकर में होता यह था कि डॉकर के अंदर एक सर्वर है। अगर हमारी उस सर्वर के अंदर फॉर एग्जाम्पल दो एप्लीकेशन, एक नोड की चल रही है एक पाइथन की चल रही है, नोड के दो कंटेनर है, पाइथन के भी दो कंटेनर है। अगर एक कंटेनर क्रैश होता है तो दूसरा कंटेनर सर्व कर लेता है। ठीक है, मैं वैसे यहाँ पर पेंसिल भी होती है, मैं मेरे ख्याल से ड्रॉ भी करके समझा सकता हूँ, जो मैं आमतौर पे फॉलो करता हूँ। होता ये है कि आपका ये है, एक एप्लीकेशन है, एक सर्वर है, उसके अंदर आपने क्या किया, ये पाइथन का एक कंटेनर बना हुआ है, पाइथन के दो कंटेनर बने हुए हैं, और दो ही जो है ना वो आपके नोड जेएस की कोई एप्लीकेशन है उसके बने हुए हैं। ठीक है, ये नोड के हैं, ठीक है, और ये आपके पाइथन के। अब होता ये है, एक कंटेनर के अंदर अगर पाइथन का एक कंटेनर का कोई मसला पड़ा तो कोई मसला नहीं, दूसरा कंटेनर सर्व कर लेगा। नोड के अगर एक कंटेनर को मसला पड़ा तो दूसरा कंटेनर सर्व कर लेगा, यानी आपकी एप्लीकेशन डाउन नहीं होगी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये पूरा का पूरा सर्वर ही डाउन हो गया तो फिर तो ना पाइथन की चलेगी ना नोड की चलेगी। क्यूबरनेटीज ने आपको ये सिस्टम प्रोवाइड किया कि ये एक सर्वर है, ये एक सर्वर है, सर्वर वन है। असल में मैंने बड़ी मुश्किल से नोट अपने वो टच पैड से जो है वो लिख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा, ये एक सर्वर है और इस सर्वर के अंदर आपकी एक एप्लीकेशन चल रही है। आपने क्या किया, आपने एक और सर्वर क्रिएट किया, दूसरा सर्वर क्रिएट किया, तीसरा सर्वर क्रिएट किया। मैं सर्वर कह रहा हूँ इनको ताकि आप लोग को इजी समझ आए, अदरवाइज इसको सर्वर नहीं कहते, इनको नोड्स कहते हैं। नोड, एक नोड, दूसरी नोड, तीसरी नोड। ठीक है, इसके अंदर भी पाइथन के वही दो कंटेनर चल रहे हैं, वही नोड के दो कंटेनर चल रहे हैं। इसी तरह यहां पर भी दो पाइथन के चल रहे हैं, दो नोड के चल रहे हैं। अब बेनिफिट क्या होगा, मैं ये सारे बना रहा हूं एक दफा। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अदरवाइज क्यूबरनेटीज इज अ ह्यूज थिंग, इट्स जस्ट अ सिंगल सिंगल एग्जांपल। होगा ये कि अगर आपका एक कंटेनर क्रैश किया, ये वाला दूसरा कंटेनर सर्व कर लेगा, ये कंटेनर क्रैश किया तो ये सर्व कर लेगा। पूरी की पूरी नोड क्रैश हो गई तो कोई मसला नहीं, ये वाली नोड चल रही है, इसके अंदर एप्लीकेशन चल रही है। ये वाली नोड क्रैश हो गई तो कोई मसला नहीं, ये चल रही है और ये चल रही है। तो पर्पस ये होता है कि क्यूबरनेटीज एक क्लस्टर क्रिएट करता है। क्लस्टर होता है नंबर ऑफ सर्वर्स, मल्टीपल सर्वर्स, एक सर्वर नहीं, एक नोड नहीं, मल्टीपल नोड्स। तो वो क्लस्टर क्रिएट करता है और उस क्लस्टर के अंदर चलने वाले सर्वर्स के अंदर आपकी एप्लीकेशन, सेम एप्लीकेशन, ये वाली एप्लीकेशन, ये वाली एप्लीकेशन का कंटेनर, ये वाली एप्लीकेशन का कंटेनर और ये वाली एप्लीकेशन कंटेनर सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा। इनके ऊपर एक लोड बैलेंसर लगता है जो क्या करता है, आपकी ट्रैफिक को इधर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इधर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इधर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये मैं थोड़ा नीट एंड क्लीन भी बना सकता था लेकिन मैंने अभी जरा रफली बना दिया। तो पर्पज ये कि क्लस्टर क्रिएट करेगा। अच्छा, ये इसका इसका आप लोगो देखें, ये शिप है आपका, इसके ऊपर मल्टीपल कंटेनर चल रहे हैं। ये वो होता है जिसके थ्रू पूरा शिप चलता है, ये वो जो व्हील वो होता है ना, व्हील होता है,
जिसके थ्रू आप इसको लेफ्ट करना है, राइट करना है, जहां से भी आपने करना है, तो घुमाना फिराना, तो ये समझ लिया वो पूरा कंट्रोल उस व्हील के हाथ में होता है। तो क्यूबरनेटिस के हाथ में पूरा कंट्रोल कंट्रोल होता है कंटेनराइजेशन का। ठीक है, दिस इज वेरी स्मॉल एंड इजीएस्ट एग्जांपल जो मैं ख्याल से मैं आपको दे सकता था। तो इट्स अ क्लस्टर। ठीक है, तो ये आपका क्यूबरनेटिस आ गया। तो अब आ गया था टेराफॉर्म। टेराफॉर्म के बारे में ऐसे एक्सप्लेन कर चुका हूं। इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल जो जिसके थ्रू आप पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाउड एडब्ल्यूएस के ऊपर, जीसीपी के ऊपर, एज्योर के ऊपर, जिसके ऊपर भी। मैंने लास्ट अपने ट्रेनिंग कोर्स में सिर्फ एडब्ल्यूएस के ऊपर मैंने ये पूरा का पूरा बना के दिखाया था, बट इंशाल्लाह इस दफा जो ट्रेनिंग आ रहा है उसमें मैं एडब्ल्यूएस और जीसीपी दोनों करवाऊंगा। मैंने जीसीपी के ऊपर भी कैसे रिसोर्सेज टेराफॉर्म के थ्रू बनते हैं, कैसे हम बना सकते हैं, कैसे चला सकते हैं, बेस्ट वे में कैसे चला सकते हैं, इंशाल्लाह हम वो भी लर्न करेंगे इस दफा, जो कि इस दफा इंशाल्लाह ऐड ऑन होगा। कम्प्रीहेंसिव डेवॉप्स, हाँ जी, ये मेरे ट्रेनिंग कोर्स का है कि इंशाल्लाह, वैसे मैंने ये रफली लिखे हुए वीक्स। मैंने आपको अगेन बताया कि मेरे मूड पे डिपेंड करता है, कम नहीं होता कंटेंट, मैं इंशाल्लाह बढ़ा के ही पढ़ाता हूँ। तो कंटेंट जिस तरह से आता जाएगा मैं उसको ऐड ऑन भी करता जाऊंगा। तो हमारा स्टार्टिंग जो है वो लिनक्स से होगी, फिर गिट में जाएंगे, गिटहब पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, और क्लाउड और नेटवर्किंग हमारा साथ साथ उसके साथ चलता रहेगा, ताकि हम लोगों ने, क्योंकि ये सारे काम क्लाउड के ऊपर ही करने हैं। हमारी पूरी के पूरी ट्रेनिंग कोर्स AWS और अब जीसीपी के ऊपर भी होगी इंशाल्लाह ताला। तो वो है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि मैं जीसीपी और एज्योर पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर पढ़ाऊंगा कि अगर मैं कोई चीज़ करवा रहा हूं तो मैं आपको एक्सप्लेन जरूर करूं, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग को अगर मैं डेवऑप्स के इस ट्रेनिंग कोर्स में डाल दूं ना, तो शायद ये 7-8 महीने का कोर्स बन जाए। तो इसलिए वी हैव अ सेपरेट कोर्स, वो इसके साथ मैं ऐड ऑन नहीं कर सकता था। अच्छा, डॉकर एंड कंटेनराइजेशन, मैं आपको बताया हम उधर स्टार्ट करेंगे, साथ ही हम क्यूबरनेटिस पढ़ेंगे, जेंकिंस और पहले मैं सिर्फ जेंकिंस पढ़ाता था, अब मैं गिटहब एक्शंस भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये भी इंशाल्लाह ताला इसमें ऐड ऑन होंगे। एडवांस स्किल्स के अंदर एंसिबल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, टेराफॉर्म पूरा पढ़ेंगे। टेराफॉर्म में मैंने आपको अगेन रिपीट किया कि दिस टाइम वी विल लर्न द AWS एज वेल एज द GCP क्लाउड, गूगल क्लाउड एज वेल। मॉनिटरिंग टूल्स में प्रोमीथियस, ग्राफाना और ELK, ये लास्ट टाइम भी मैंने कमिट किया था। ये मैंने हमेशा ऑप्शनल टूल्स रखे हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। इनको मैं करवाया नहीं था लास्ट टाइम भी मैंने, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस दफ़ा प्रोमीथियस और ग्राफाना जरूर करा दूं। ELK भी कोशिश करूंगा, बट जितना मैं करवा सकी चीज़ें, क्योंकि अगर मैं सब चीज़ें मिलाऊंगा तो ये 5 महीने भी जा सकता है। बट आई विल ट्राई कि मैं इसको ज़रूर करवाऊँ, जब मैं कमिट कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड सेशन है, तो इंशाल्लाह इसको आई विल ट्राई मैं कि मैं इसको ज़रूर करवाऊँगा। तो ये चीज़ है। अब आगे देखते हैं। लास्टली क्या है, अच्छा हाँ, सक्सेस तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कर भी रहे हैं, जॉब्स भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अप्रॉक्सीमेटली 300 प्लस मेरे डेवॉप्स के स्टूडेंट्स हैं, 200 प्लस मेरे AWS, क्योंकि 200 मैंने AWS पढ़ाना छोड़ दिया था 2 साल पहले, 1.5 साल आई थिंक हो चुका है। तो मेरा फोकस सिर्फ डेवॉप्स के ऊपर है। अदरवाइज शायद मैं इतना भी टाइम नहीं निकाल सकता, मैं वीकेंड के ऊपर जो है पढ़ाता ही रहूँ। तो इसलिए मैंने फिर वो, हमारे एक सेपरेट ट्रेनर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो AWS पढ़ाते हैं, एंड मैं जो हूँ वो क्या नाम है, डेवऑप्स के ऊपर फोकस करता हूँ। और लोग कर रहे हैं काम अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ होते हैं कि यानी कि आपकी अपनी पर्सनल एफर्ट बहुत मैटर करती है। बात मेरी याद रखना, सिर्फ और सिर्फ मेरे पढ़ाने से नहीं है, आपकी पर्सनल, मैं तो पूरी तरह से ऑनेस्टी के साथ पढ़ाऊंगा, कोशिश पूरी करूंगा जितना मैं अच्छा पढ़ा सकूं, लेकिन एट द एंड आप लोगों की अपनी एफर्ट बहुत मैटर करती है। तो ये मेरी बात याद रखना कि ज़रूर अच्छे से पढ़ना और अच्छे से लर्निंग करनी है। ठीक है, तो ये मेरी स्लाइड थोड़ी सी मैंने पिछले वीक बढ़ाई थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया था कि 13th। तो लेकिन 13 नहीं, अब 1-2 दिन है हमारे पास, क्योंकि मेरी क्लासेस इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को पहली क्लास स्टार्ट होनी है नेक्स्ट। तो आप लोग इनरोल करना है तो ज़रूर इस कोड को स्कैन करें, इनरोल करें। क्वेश्चंस हो तो अभी क्वेश्चंस करें। मुझसे व्हाट्सएप अप्रोच करना है, मसूर इनके साथ व्हाट्सएप का भी, हमारा कम्युनिटी का भी वो शेयर कर दो इनके साथ, ताकि ये उस पर जो है वो कर सकें, कांटेक्ट कर सकें। अच्छा, क्लासेस जो है वो मेरी हमेशा ऑनलाइन रही हैं, लेकिन इस दफ़ा इंशाल्लाह मेरी हर 2 हफ्ते में एक क्लास ऑन साइट होगी लाहौर में। अगर आप लोग मुझे ऑन साइट भी ज्वाइन करना चाहो तो वहाँ पर भी कर सकते हो। मेरा लास्ट सेमिनार हुआ था, रजिस्ट्रेशन काफ़ी थी, लेकिन बारिश का मौसम पिछले रहा तो इस वजह से वो इफेक्टेड हो गया था। तो लेकिन सेमिनार्स इंशाल्लाह हमारे चलेंगे। हमारे नेक्स्ट सेमिनार्स काफ़ी क्यू में हैं, और आप लोग उसको भी इंशाल्लाह ज्वाइन कर सकते हो। तो कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस करो। और क्या नाम है, ज़रूर स्कैन कर लेना इसको। जी। अच्छा, आप लोगों का क्वेश्चन है किसी का? ये सब ओके तो थम्स अप करो यार, ताकि पता चले आप लोगों को समझ आए। मैंने इतनी एनर्जी अपनी लगाई है, तो आप लोगों को थम्स अप तो करना है। अच्छा, क्वेश्चंस नहीं है आप लोगों के, चले मैंने लास्ट हेलो। कुछ जो चीज़ें। जी सलमान।
अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन था कि मुझे ना तकरीबन 7-8 साल हो गए आईटी के अंदर एक्सपीरियंस है मेरा। हम्म सिस्टम साइड पे मोस्टली है मेरा एक्सपीरियंस। तो हम्म करंटली मैं एक बाइक की कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ रिमोटली। तो मेरा ये क्वेश्चन था, मैं ना हम्म डेवऑप्स की तरफ आना चाह रहा हूँ। असल में मेरा जो रोल है ना, वो इसमें ज़्यादातर मॉनिटरिंग टूल्स को देख रहा हूँ मैं। मतलब डेटाडॉग, हम्म ईएलके, ये चीज़ें सारी देख रहा हूँ। हम्म इसके अलावा हमारा जो नाइस। इंफ्रास्ट्रक्चर है ना मिक्स है, जिसमें हम्म लिनक्स के सर्वर भी आते हैं, विंडोज के भी। तो मैं हम्म अब टोटली शिफ्ट करना चाह रहा हूँ उसकी तरफ, डेवऑप्स की तरफ। तो मुझे हम्म। क्या मतलब आगे कैरी ऑन करना चाहिए? मेरे वैसे इस दफ़ा भी ना एक सॉफ्टवेयर हाउस है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है, जी लेकिन सॉफ्टवेयर हाउस है, जी उनके 5 जो सिक्योरिटी और आईटी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं ना, उनकी उन्होंने जी मेरे से जी ट्रेनिंग जो है वो प्लान हुई है इस दफ़ा, मेरे बैच में भी वो आ रहे हैं। तो जी आईटी जी मेरे ज़्यादातर आईटी और सॉफ्टवेयर वाले दोनों बहुत ज़्यादा आते हैं। वैसे तो मैंने बताया जी ना जी कि नॉन टेक्निकल साइड से कुछ फाइनेंस से भी आए हैं, कुछ मेरे एक स्वीडन का स्टूडेंट है माशाल्लाह, ही इज़ सीनियर क्लाउड इंजीनियर, जो कि स्वीडन की बड़ी बड़ी कंपनी उसके अंदर है, वो फाइनेंस से शिफ्ट हुआ था डेवऑप्स के अंदर। जी जी तो आईटी वालों जी के लिए जी तो मैं कहता हूँ कि अब शिफ्ट होना ज़रूरी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग अब बहुत डिले हो चुकी है। जब मुझे याद है, मैं जो 14-15 में ग्रेजुएट हुआ था, तो उस टाइम नेटवर्किंग सबसे ऊपर थी। सी सी एन एस, सी जी सी जी एन पी, सी सी आई, ये वो चीज़ें थी जिन, सी सी आई जी जी स्पेशली वो था कि जिसको तो लोग जी जी शायद वैसे ही हाथों हाथ पकड़ लेते थे। लेकिन अब जी बहुत जी चीज़ें चेंज हो चुकी हुई हैं। अब जी हमें, जी अगर हम लोग आईटी के साथ अपनी डेवॉप्स की स्किल्स नहीं पॉलिश करते ना, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और डेवॉप्स के जी साथ जी मैं कहता हूँ कि अब अगर हम एआई की चीज़ें नहीं पॉलिश करेंगे ना, तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। जी तो इसीलिए जी दिस इज़ द टाइम कि आप ज़रूर इसको लर्न करो, ताकि अपने लिए मैदान ओपन करो, अपने लिए ग्राउंड ओपन करो, ताकि आपके लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जी आप ग्रैब कर सको। मेरे खुद अब एक दो और दोस्त हैं जो कि इस बैच में भी हैं, जो कि आईटी में जॉब कर रहे हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, और वो इसमें वो भी हैं। जी जी तो आईटी जी वाले, जी तो मैं तो उनके लिए तो कहता हूँ कि यार लाजिम है, क्योंकि मैं खुद, वो कहते हैं ना मेरे पेटी भाई हैं, तो जी मैं उनके लिए कहता हूँ कि यार ये तो जी लाजिम जी है कि वो ज़रूर जी इसमें जी। करें। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन था। अच्छा, हम्म। मेरे लिए जो ट्रैक होगा वो सिक्योरिटी साइड होगा कि डेवऑप्स ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैं ज्यादा मॉनिटरिंग देख रहा डेवऑप्स साइड, देखिए मैंने बताया ना, डेव सेकऑप्स में भी अगर आप जाएंगे ना, तो भी हूँ। आपको डेवऑप्स का पता चलना है। क्योंकि देखिए ना, बेसिक्स, इस तरह भी क्वेश्चन एक और भी आया था कि एआई जी ऑप्स वाली चीज़ आ गई है, तो अब बात ये कि यहाँ पर आप बेसिक्स है, बेसिक्स अगर आप नहीं होंगी ना, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है। आपको पता ही नहीं है जी कि कंटेनराइजेशन वाली चीज़ है, तो इसलिए गो थ्रू जरूर करो एक दफ़ा। फिर आप बेशक साइबर सिक्योरिटी पे जी भी चले जाओ, क्योंकि मेरा खुद भी इंटरेस्ट जी होता है सम टाइम कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं सिक्योरिटी वाली चीज़ें भी एक्सप्लोर करूँ। लेकिन चीज़ ये कि जी जी बेसिक्स हैं, तो अब मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं एमएल ऑप्स में भी जा सकता हूँ, एआई ऑप्स में जा सकता हूँ, फिन जी ऑप्स में भी जा सकता हूँ, सेक ऑप्स में भी जा सकता हूँ। तो इसीलिए बेसिक्स ज़रूर यहाँ से जो है वो आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, एंड देन यू जी कैन जी। ईजिली मूव एनीवेयर। थैंक यू। थैंक यू। और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ कर लें, अदरवाइज फिर हम अपना सेशन ख़त्म करते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो सो नाइस ऑफ यू, आप सब माशाल्लाह, आप लोगों ने काफ़ी देर मुझे बर्दाश्त किया। तो आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हो, मुझे व्हाट्सएप अप्रोच कर लें, मेरा पर्सनल नंबर भी मसरूर आप शेयर कर दो इनके साथ, व्हाट्सएप पे मुझे वॉइस मैसेज ड्रॉप कर दें। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जब मैं फ्री हूँ तो मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड बैक करूँ। कैरियर काउंसलिंग के लिए भी मैं इंशाल्लाह अवेलेबल रहता हूँ, कि किसी को भी कोई भी असिस्टेंस चाहिए हो तो मुझसे पूछ सकते हैं कि क्या करना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि जो मशवरा होता है वो अमानत होती है, तो मैं अमानत के साथ इसको अदा करूँ। मुजाहिद, आपका क्वेश्चन है? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर जो बंदा एक 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 बंदे के साथ एक पास डिग्री भी नहीं है ना, देखें वो मतलब कि और फील्ड की डिग्री है देख, तो वो डेवऑप्स हम्म तो इतना ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, जस्ट ओनली के यूट्यूब जैसे आपके कोर्स देखे हैं या कोई और चीजें हम्म देखी है और हम्म कोर्स देखे हैं, तो वो ऑलरेडी साथ में हम्म सर जॉब भी कर रहा है ना, जॉब कर रहे हैं कि आर्मी की जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो हम्म आगे देख के फ्यूचर को देख के तो वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं कहता हूँ कि मैं भी इसी फील्ड में जाऊँ, तो क्योंकि आगे फ्यूचर इसी का ही है, हर हम्म चीज हर तरफ देखें कि ऑनलाइन सिस्टम चल रहे हैं। तो इसके लिए सर हम्म मैं गाइड लेना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपको वो टिकटॉक वगैरह पे भी आपको मैसेज किया है कि सर पार्ट टाइम कर सकते हैं, हम्म क्योंकि हम्म बंदे की इस तरह है कि घर के मामला भी हैं, अप्रोचिंग के लिए आई भी नो, आई सिस्टम करना अंडरस्टैंड। पड़ता है, सारे मामले। तो सर इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्या आपसे ये डेवॉप्स वाला कोर्स रजिस्टर कर लें या पहले थोड़ी गाइडलाइन ले लें, यूट्यूब के आपके कोर्स देख लें,
तो काइंडली इसके रिलेटेड मुझे देखो, थोड़े बहुत चीज़ ये कि बहुत सारे मैंने बताया ना कि स्टूडेंट्स मेरे रहे हैं जो कि बिल्कुल ही नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से आए और उन्होंने किया और उन्होंने अपनी चीज़ें अवेल की। चीज़ ये है कि एक तो अगर आप किसी कहते हैं ना कि किसी पानी में कूदोगे नहीं तो उसकी गहराई का आइडिया नहीं होगा, तो चीज़ ये है कि वो, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि जी ऑब्वियसली फैमिली मैटर्स और ये सब चीज़ें हम इस एज में होते हैं, मैं स्पेशली अब तो इस एज में हूँ और मेरे कई स्टूडेंट्स, कई मुझसे भी सीनियर्स आए हैं, मैंने ऐसे ऐसे जी सीनियर्स को ट्रेनिंग दी है जो 18-18 20-20 साल एक्सपीरियंस के थे। तो ऑनेस्टली उनकी फैमिली जो एक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो डिफरेंट है, उनके साथ सब कुछ करना इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट। लेकिन चीज़ ये कि पैशन है, अगर आपको वो चीज़ें समझ आ रही हैं, अगर आपने वो यूट्यूब की चीज़ें देखी हैं और आपको समझ आ रही हैं कि यार लिनक्स समझ आ रहा है, मुझे ये चीज़ें, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि होता क्या है। मैं कोशिश करूंगा, मैंने शायद अपनी स्लाइड्स में कुछ मजीद, मुझे लगता है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं ऐड ऑन करूंगा कि मैं एग्जांपल्स लेके आऊँ वो कि आपको पूरी टू सर। टीयर एप्लीकेशन डिप्लॉय करके दिखाऊं, आपको थ्री टीयर एप्लीकेशन डिप्लॉय करके। बाकी सॉरी टू से, मैंने आप लोगों ने चैट पे मुझे इंटरेस्टेड लिखा भी था, मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, बट लेट मी जस्ट शो यू कि चीज़ें हैं क्या। क्विकली आप लोग को एक शॉर्ट सा 5 मिनट्स का डेमो दे देता हूँ, सिर्फ दिखा देता हूँ कि चीज़ें चल कैसे रही हैं या हैं क्या। लेकिन ये चीज़ मैं रिकॉर्डेड नहीं दिखा सकता बिकॉज इट्स सम फ्यू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से वो सही नहीं है। सो मैं आपको रिकॉर्डिंग क्लोज करके एक दफ़ा दिखाऊंगा एंड देन फिर आप लोग को थोड़ा सा आइडिया होगा कि यार ये चीज़ें हैं क्या, होती कैसे हैं, हाँ चलती कैसे हैं। लेकिन चीज़ ये कि एक दफ़ा यूट्यूब पे ज़रूर एक्सप्लोर करो। मैंने अपने जो अगले सेशंस है ना, मेरा कल जो नेक्स्ट वीक का पहला सेशन दूसरा सेशन होगा इंशाल्लाह, वो भी ओपन रखूंगा ताकि लोग आए। मेरा सिर्फ पर्पस ये कि यार लोग रजिस्टर ज़रूर करें, लेकिन वो अंडरस्टैंड भी करें, उनके लिए बेनिफिशियल भी तो हो। उनको समझ आ रही कि नहीं आ रही, अगर वो उनको समझ नहीं आ रही और वो कर नहीं सकते, तो ऑब्वियसली मुझे मुझे ऐसे रजिस्ट्रेशन नहीं ना लेनी, मुझे वो चीज़ें लेनी है जो कि उनके लिए बेनिफिट हो। मैंने तो पढ़ाना है, मैंने मेरे सामने 10 बंदे बैठे हैं या 100 बंदे बैठे हैं, मैंने कोशिश पूरी होगी कि मैं ऑनेस्टी के साथ पढ़ाऊँ, उसी तरह पढ़ाऊँ जिस तरह मैं अपना बेस्ट दे सकूँ। तो इसीलिए आप चीज़ों को देखो, अंडरस्टैंडिंग होती है यू शुड गो विद इट, नहीं होती तो फिर भी मुझसे कंसल्ट करो, फिर भी चीज़ें पूछो कि यार क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए। लेकिन चीज़ ये कि अडॉप्ट करना पड़ेगा। एट द हाँ एंड एफर्ट आपकी है, मेरी एफर्ट है कि मैं आपको बेस्ट चीज़ डिलीवर कर सकूं, पढ़ा सकूं, इजी वे में एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन एट द एंड एफर्ट आपकी अपनी है। सर, शुक्रिया सर, ठीक बहुत है, तो शुक्रिया। मैं रिकॉर्डिंग सर स्टॉप करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। और आप लोग फिर मुझे थोड़ा सा, आप लोग थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा चीज़ों का थोड़ा सा। तो मसूर आप जरूर। रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं।